अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का अगला हिस्सा। क्यों आए हो तुम इस घर में? ज़माने ने आगे बढ़कर ध्यान से दुरुस्त आवाज़ में कहा। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। इस घर में एक मुजरिम है, इसे अरेस्ट करने आया हूँ। तंग कर बोला। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जो शेरजमान जहीर को सोफे पर बैठा आ चुका था, ज़ियान से पूछा। तुमने जो कत्ल किया इनका शुमार भी नामुमकिन है, ज़ियान ने कड़क आवाज़ में कहा। और जो काम तुमने किया इसकी सज़ा कौन देगा? ज़ियान, तुम हमेशा इस घर को बिखेरने के लिए क्यों आते हो? चले जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जरशाल ने टूटे हुए लहजे में कहा। क्या किया है शेरजमान ने? जुनाश ने आगे बढ़कर कहा। इसने बहुत से गलत काम किए हैं। ज़ियान काटदार आवाज़ में पूछा। कोई गलत काम नहीं किए मैंने, शेरजमान जवाबन दाड़ा। ध्यान क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो शेरजमान पर? जैगन से रहा ना गया तो आगे आकर बोला। इसने लोगों की जान ले ली है। ज़ैन करख्त आवाज़ में बोला। पूछे इससे, इसके पास सबूत है कि मुझको गिरफ्तार करने आया है? शेरजमान ने गसीली आवाज़ में कहा। मेरे पास तुम्हारे अरेस्ट वारंट है, सबूत कोर्ट में पेश करूँगा। शेर, अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो जाओ, इसके साथ अल्लाह ताला हम हमेशा सच का साथ देते हैं। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो ये तो छोड़ देगा तुम्हें। मैं चाहता तो हूँ गायब हो जाता और तुम सारी ज़िंदगी भी मुझे ढूंढ नहीं पाते, मगर ये मेरी माँ का हुक्म है और शेर ज़मान अपनी माँ का कहा नहीं टालता। चलो ज़यान। ज़यान ने इसके हाथों में हथकड़ियाँ लगानी चाहिए। इसकी ज़रूरत तब होती जब मैं अपनी मर्ज़ से ना चल रहा होता। वो भुज गाकर स्पॉट अंदाज में बोला। जामिन तुम्हारे साथ मिला था, जहीर तुम्हें मिली। शरियार कब से दिमाग में घूमता वो सवाल जुबान पर लाया। आप क्या समझे मैं कोई सुपर हीरो हूँ जो इसे आसमान पर उड़कर ढूंढ लाऊंगा? वो इस्तेज़ाई अंदाज से इनकारा भरकर बोला। ये ना तो मुझे आइडिया था कि आप अचानक आकर हीर को मेरे फ्लैट से ले जाने वाले हैं। अगर इस बात का मुझे पहले से अंदाज़ा होता तो मैं हीर को किसी भी चीज़ में ट्रैकिंग डिवाइस ज़रूर लगाता, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वैसे भी जब सीधी उंगली से घी निकल आए तो उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है? शहरयार इसकी बात पर खशमगीन निगाहों से एक घूरा। जब जामिन खुद हीर को मेरे पास लाने वाला था तो मैं फजूल में मेहनत क्यों करता? वो हंस कर बोला। यानी कि इन सब में जामिन भी तुम्हारे साथ मिला हुआ था? शहरयार ने तिलमिलाकर दांत पीसते हुए पूछा। भाई ऊपर से शायद अलग नजर आए, मगर दिल मिल रहे हैं आपस में। हाँ, अगर कोई भाई बनने का तकाजा असल में निभाना चाहे तो। शेरजमान ने आखिरी बात ज़यान को तरफ देख कर कहा। बरीरा की तरसी हुई नज़र ने 2 साल बाद अपने बेटे को देखा। ज़यान तेज़ कदम उठाता हुआ बरीरा के पास है और उसके गले लगा। आई मिस यू मॉम, वह कहते इनसे अलग हुआ। ज़रिया ने नज़रें फेर लीं। अगर वो अपने बेटे को बुलाता तो अपने भाई ज़मारे का सामना कैसे करता? वो खुद को बेबस और दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस कर रहा था। मम्मा वो बच्ची, इसने बरीरा से पूछना चाहा। बरीरा की नम आंखों में ढेर सारे शिकवे थे। तुम्हारी बेटी है ज़ियान, बरीरा ने कपकपाती हुई आवाज़ से कहा। ज़ियान इस वक्त ये सच जानकर खुद की कैफियत से ना बलता। ये खुशी की कैफियत थी या गम की, वो खुद भी ना जान पाया। मिस यू ब्रो, शाइमन ने शेरज़मान के गले लगे हुए कहा। मिस यू टू चैम, शेरज़मान ने इसके संवरे बाल बिगाड़कर अपना ईद भरे अंदाज में कहा। ज़यान पलट कर शेरज़मान के पास आया। दोनों साथ साथ बाहर की तरफ चलने लगे। ज़यान ने एक उखड़ी चढ़ती हुई नज़र बंद दरवाजे पर डाली, जहाँ कुछ देर पहले इसकी बीवी और बेटी गुम हुए थे। चलो एक काम तो अच्छा किया ज़यान ने, शरियार ने शेरज़मान को अपने साथ ले जाता देखकर कहा। बाकी सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। शेरज़मान को दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखकर हीर इसकी तरफ दौड़ी। आप कहाँ जा रहे हैं? हम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और रोते हुए इसकी शर्ट को पकड़कर बोली। हीर वापस आओ, शरियार की तेज आवाज़ लॉन में गूंजी। नहीं पापा, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, ये मेरे हैं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती मामा, उसे सकते हुए बोली। सब हीर के अल्फाज पर हैरान को नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। मन्नत भी छोटू हीर की बात सुनकर शौक हुई। जरशाल, जमारे, जैगन, बरीरा, जरियार सब हैरान को नज़रों से देख रहे थे। बस दोनाश की आंखों में खुशी की चमक थी। वो दिल से खुश हुई अपने बेटे की पसंद पर, जो इस वक्त अपने शोहर के लिए तड़प रही थी। हीर, जाने दो इसे, शरियार ने इसे रोकना चाहा। नहीं बाबा, मैं इन्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। जान भाई आप गंदे हैं। हीर, शेरज़मान ने रोती हुई को कमर में हाथ डालकर अपने साथ लगाया। माई लिटिल वाइफी, मेरे दिल और आंखों की यही ख्वाहिश है कि तुम हमेशा मेरे रूबरू रहो। हीर, तुम्हारे होने से मेरी सांसें चलती हैं, जैसे तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, वैसे मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना मेरे लिए। वो उसकी पुश्त को सहलाकर इसे पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। तब घर वालों ने शेरज़मान का ये मोहब्बत भरा रूप पहली बार देखा। वो कितनी नरमी से पेश आ रहा था हीर से। मुझे आपके साथ बिना नींद नहीं आएगी। वो सर उठाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर भीगी आवाज़ में बोली। मुझे भी, मगर मजबूरी है, जाना पड़ेगा। सर जी, वो हीर को खुद से अलग करती शरियार से मुखातिब हुआ। शरियार ने इसे देखा तो दोनों से घूरा। मैं जाकर जल्दी वापस आता हूँ, मेरी लिटिल वाइफी का ख्याल रखना, इसे खराश भी ना आना पाए। वो जाते हुए शरियार को सिलखाना नहीं भूला। इसके जाते हुए वेली एकदम वीरान सी लगने लगी। हीर धीरे वजूद से वहीं सोफे पर ठह गई। यमुना ने आगे बढ़कर इसे संभाला, मगर हीर एक दफ़ा फिर से डिप्रेशन के जेर असर बेहोश हो चुकी थी। यही सोचकर कि अब एक बार फिर से शेर ज़माने से दूर हो गए। प्यार और इश्क के मानों से तो वो शायद नावाकिफ़ थे अभी, मगर इसे शेर ज़मान की आदत हो चुकी थी। और जो आते कच्ची उम्र में ज़हन में जगह बना
वाले वो आदतें ताउम्र नहीं छूटती। किसी की आदत हो जाना मोहब्बत हो जाने से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और हीर को शेरज़मान की आदत हो गई थी। अगर आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो शी वॉज़ एडिक्टेड टू शेरज़मान। ज़मारे, आपने क्या सोचा है मन्नत के बारे में? ज़रशाल ने इससे पूछा। ज़मारे भाई लॉन में चेयर पर बैठा अखबार पढ़ा था कि ज़रशाल इसके लिए चाय वहीं लेकर आई और इसके सामने चाय का कप रखे पूछा, क्या सोचना है इसके बारे में? ज़मारे ने अखबार तय कर एक तरफ रखा। मन्नत की पढ़ाई ख़त्म हो गई, अब इसकी शादी की बात कर रही हूँ। ज़मारे इसकी बात सुनकर होठ बाहम पे उसके खामोश रहा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ज़रशाल ने इससे बाबत से सवाल किया। क्या बोलूँ? मेरी बेटियाँ मुझ पर बोझ नहीं, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, उनका खर्च सारी ज़िंदगी उठा सकता हूँ। यानी आपके कहने का मतलब है कि आप इनकी शादी नहीं करेंगे? एक ही करके काफ़ी भुगत चुका हूँ। ज़मारे, आखिर एक दिन बेटियों को रुखसत करना ही पड़ता है, यही दुनिया का असूल है। आप इससे मुनहरिफ नहीं हो सकते। मैंने एक रिश्ता करवाने वाली से बात की, हमें मन्नत के लिए कोई अच्छा रिश्ता दिखाए। दरशाल ने इसे बताना मुनासिब समझा। ज़मारे चुप रहा। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें, यही उम्र होती है बच्चियों की शादी की, वरना वक्त निकल गया तो मुनासिब रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। दरशाल, इस दौर में तो मेरा दिल चाहता है खुदा किसी को बेटियां ना दे। दरशाल ने हैरत अंगेज नज़रों से देखा कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, और अगर खुदा बेटियां दे तो साथ इनके नेक नसीब भी दे। अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे, इससे हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखें। दरशाल ने इसके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली अमेज़ अंदाज में कहा। जन्नत के बारे में क्या सोचा है? मैं वकील साहब से बात कर रहा हूँ खुला के पेपर तैयार करवाने के लिए, बस अब इस मामले को और तूल देना मुनासिब नहीं। जन्नत की हालत भी पहले से काफ़ी संभल चुकी है। यही ठीक रहेगा। इस ध्यान से इसका रिश्ता ख़त्म होगा तो हम आगे कुछ सोच सकेंगे। वो क्या? हमारे ने पूछा। मेरे ख्याल में जन्नत को भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने का पूरा हक है। हम इसकी कहीं और अच्छी जगह शादी करवा देंगे। जरशाल ने अपने दिल में आई बात कह दी। जन्नत जो जरशाल को बताने आई थी कि इसने सारे धुले हुए कपड़ों को प्रेस कर दिया, जरशाल से अपनी कबर्ड में सेट कर लें, वो अपने वालिदैन की बातें सुनकर उल्टे कदमों वापस पलट गई। 10 दिन बाद। कहाँ थे तुम? मैं 10 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जामिन ने शेर जमान से पूछा। यहीं था, वो फ़कत इतना ही बोला। तुम नमाज़ पढ़ रहे थे, तुम बताया क्यों नहीं? जामिन ने इसे चाय नमाज तय करके देखा, छुपा कर एक तरफ रखते हुए पूछा। मैं नमाज अल्लाह ताला के लिए और अपने लिए पढ़ता हूँ, ताकि दुनिया दिखावे के लिए सबके सामने ढिंढोरा पीटूँ। हम चाहे तो सबके सामने भी पढ़ सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी हदायत मिल सके। जामिन ने इसके सामने अपनी बात रखी। कह सकते हो, हर एक की अपनी अपनी सोच, अपना अपना नज़रिया। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, ये तो देखने वाले पर डिपेंड करता है वो किस तरफ देखता है। शेर जमान ने जेल की सलाखों पर हाथ रखे हुए कहा। वैसे क्यों आया है तू यहाँ? मैं ही नहीं, बड़े पापा आए हैं मेरे साथ तेरी जमानत करवाने। उन्हें कहो चले जाएं यहाँ से। तुम पागल हो गए हो क्या? यहीं रहना है, बाहर नहीं निकलना क्या? हाँ, यहीं रहना है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो फिर मैं वही करूँगा, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। वो घर आया। देखो शेरजमान, मैंने कहा भी था तब के मेरे साथ सीक्रेट फोर्सेज में आज जब सिलेक्शन हो रही थी, तब भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर तब तुमने मेरी बात सुन ली होती तो आज हालात कुछ मुख्तलिफ होते, तुम अपना मकसद भी हासिल कर लेते बिना सजा काटे। मुझसे किसी के असूलों के मुताबिक नहीं चला जाता, ये कर सकते हो ये नहीं, फ़लाँ फ़लाँ रूल्स रेगुलेशन, इसलिए तेरे साथ शामिल नहीं हुआ। मेरे अपने असूल हैं, मैं उन्हीं पर चलूँगा। वो स्पॉट अंदाज में पेश आया। ठीक है, भाई कोई अच्छा सा वकील कर लेते हैं जो तेरे केस लड़े। जामिन ने अपनी तरीके से मशवरा दिया। मुझे किसी वकील की ज़रूरत नहीं। जब किसी को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो खुद ही छूट जाऊँगा। वो कतियत से बोला। शेर, ये तो इससे मिलना चाहती, इसे यहाँ मत लाना। वो पेशानियों पर शिकनों का जाल बिछाए बोला। मगर शेर, मैंने कहा ना नहीं, और तू भी जा यहाँ से, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। वो जाकर जेल के फर्श पर लेट कर आंखों पर बाजू रख लिया। अंदाज ऐसा था कि जैसे अब मजीद कोई बात नहीं करनी और ना ही सुननी है। नहीं ज़रूरत तो मर यहीं। तो जामिन गुस्से में आकर सलाखों पर लात रसीद करते वहाँ से बाहर निकल गया। क्या हो जामिन? कुछ नहीं बड़े पापा, चले यहाँ से। मगर जमानत? इस उल्टी खोपड़ी के मालिक ने यहीं सड़ना है तो सड़ने दे इसे। वो गुस्से में था मगर खुद पर जब्त किए बोला। ना तो इसने बेल करवाने और ना ही वकील। जैगन के चेहरे की नगूश भी तन गई इसके बारे में सोचकर। हेलो। सुबह के लैंडलाइन पर कोई 10 बार फ़ोन आ चुके थे। जितनी बार भी जरशाल जोनाश ने फ़ोन उठाया, फ़ोन करने वाले आगे से बोलता ही नहीं। वो पूछ पूछ कर आखिर थक हार अपने कामों में लग गई। बरीटा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। जोनाश सब काम वाली उसे किचन की तफसीली सफाई करवा रही थी। वो कुछ मुतमईन थी कि जैगन शायद आज शेर जमान की जमानत करवा लेंगे, इसलिए घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। जरशाल सारे कमरे घर के पर्दे तब्दील करवा रही थी। एक बार फिर से फ़ोन रिंग हुआ। मन्नत बेटा, वो ज़रा फ़ोन देखो किसका है। जरशाल ने इसे आवाज़ देकर कहा। जुआयद के साथ बैठी इसके छोटे छोटे चाय कप और केटल के साथ मिलकर खेल रही थी। आयत इसे छोटे से कप में जिसमें पानी भरा था, वो कोल आयत की चाय थी। वो बार बार इस कप में डालकर मन्नत को पिला रही थी। जी अच्छा मॉम, वो कहती अपनी जगह से उठी और फ़ोन कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? दूसरी तरफ खामोशी थी। अरे भाई, जब बात नहीं करनी तो फ़ोन क्यों किया है? मन्नत ने चुभते हुए अंदाज में कहा। मन्नत हो तुम? जी मैं मन्नत ही हूँ। आप कौन? मैं ज़यान। आपने यहाँ क्यों कॉल की? यहाँ पर किसी को आपसे कोई बात नहीं करनी, वो काटदार आवाज़ में बोली। इससे पहले कि मन्नत गुस्से में फ़ोन क्रेडर पर वापस रखती। मन्नत, 1 मिनट रुको प्लीज़, फ़ोन मत रखना, मेरी बात सुन लो। ज़यान ने मन्नत भरे अंदाज में कहा तो मन्नत ने फ़ोन कान से लगा रहने दिया। जी बताएं, क्या बात करनी है आपको? वो ली थी अंदाज में आई। मुझे एक बार जन्नत से मिलना है। ज़यान भाई, आपने सोचा भी कैसे लिया कि वो आपसे मिलेगी? मैं जानता हूँ वो नहीं मिलेगी, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि इसे एक बार मुझसे मिलवा दो प्लीज़। नहीं, ये सब मेरे लिए मुमकिन नहीं।
मन्नत प्लीज़ मुझे इससे एक बार बात करने का मौका दो। मैं इससे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, सब ठीक करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप इस सब में आपकी मदद करूँगी? मेरे लिए नहीं सही मगर हमारी बेटी के लिए तो करोगी ना? आप मुझे जज़्बाती ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आपको पहले कभी याद नहीं है अपनी बेटी की? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें जज़्बाती ब्लैकमेल नहीं कर रहा। मुझे एक पहले पता ही नहीं था कि मेरी एक बेटी भी है। नाम जान सकता हूँ इसका? आयत नाम है। मन्नत ने सामने मौजूद नन्ही आयत को खेलते देखकर बताया। फिर उम्मीद रखूँ कि तुम जन्नत को मुझसे मिलवाने लाओगी। देखिए ज़ियान भाई, वो मेरी बहन है। पहले ही दिमागी लिहाज से मुकम्मल सेहतियाब नहीं है। आपको जब से देखा है, पहले जो थोड़ा हँसने बोलने लगी है, इस दिन फिर से चुप लग गई है। आपसे इसका सामना हुआ कि ना किसी बड़े तूफान का पेश खैमा साबित ना हो। इसे डरते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ एक बार इसे सोसाइटी के पार्क में ले आओ, मैं इससे वहीं बात कर लूँगा। घर नहीं आ सकता, वहाँ तो सब मेरे खून के प्यासे बने बैठे हैं। आपने जन्नत के साथ बुरा किया। जन्नत तो क्या, मैं खुद आपको माफ़ नहीं कर सकती इस सब के लिए, मगर सिर्फ आयत की वजह से ये सब करूँगी, क्योंकि इस सब में इस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं। वो पसमर्दगी से बोली, बहुत शुक्रिया मन्नत, मैं कल इसका पार्क में इंतज़ार करूँगा शाम 5 बजे। कहते ही ज़ियान ने फ़ोन रख दिया। अब मन्नत के ज़हन में ज़ियान की गई बातें चलने लगीं और ये सोचने लगी कि वो जन्नत को पार्क में लेकर कैसे जाएगी। मामा, मुझसे हीर की हालत देखी नहीं जाती, वह हर वक्त गुमसुम सी में रहती है। जायशा ने हीर की खामोशी नोट करते हुए तफक्कुर भरे अंदाज में कहा, ठीक कहा तुमने, मुझे भी इस लड़की ने परेशान कर दिया है। दरअसल हीर शुरू से ही बहुत जज्बाती, हर छोटी से छोटी बात को दिमाग पर सवार कर लेती है। इस बात को लेकर बस सोच जाती है, हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करती है। सारी सारी रात जागती रहती है, पता नहीं क्या ढूंढती है हर वक्त। शरारतें करने वाली, बातें बनाने वाली एकदम से खामोश हो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्या करूँ इसका। शहरयार जो टीवी पर न्यूज़ देख रहा था, यमुना की बात सुनकर रिमोट कंट्रोल एक तरफ रखे इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुआ। पता नहीं क्या सैर फूंका है तुम्हारे इस भतीजे ने, मेरी बच्ची पर दिन रात का पता भूल गई है। वो झिझलाकर बोला, आपको तो बस बहाना चाहिए मेरे मेके वालों की बुराइयां करने का। आप दोनों आपस में मत लड़े, इन सब का कोई हल सोचें। जायशा ने सुलझो अंदाज में कहा, तुम ही बताओ क्या करें। मामा क्यों ना ऐसे करें, घर में एक छोटी सी तकरीब कर ली जाए। घर का माहौल बदलेगा तो शायद इसका दिल भी बहल जाए। इसने मशवरा दिया, मगर तकरीब रखने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। मामा क्यों ना हम इब्तिसाम की शादी कर दें। जायशा ने खलूस दिल से मशवरा दिया। जायशा, मैंने तुमसे इस घर का अपना मानकर हमेशा इस घर में खुशियां बखेरने की कोशिश की। मेरी बेटी से बढ़कर तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया है। हसाम और इब्तिसाम ही इन सब की गैर मौजूदगी में हमें संभाला है, और अब भी। मामा प्लीज़ ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। अच्छा चलो, अब बात शुरू की है तो ये भी बता दो, कोई लड़की भी है तुम्हारी नज़र में? आप अपने आसपास देखें ना, मुझे इशारा देते हुए बोली। मेरे आसपास पहेलियां ना बुझवाओ, बताओ तो खुद ही। वो मुस्कुराकर पूछने लगी, दरअसल मुझे मम्मा ने बताया था कि फ़ोन पर कि जरशाल मम्मा मन्नत के लिए रिश्ता करवाने वाली से बात कर रही थी। अगर आपको मुनासिब लगे तो मन्नत बहुत अच्छी है, घर की ही है। बाहर से पता नहीं कैसी लड़की आई, फिर पता नहीं वो इस घर में एडजस्ट कर सके या नहीं। ये ख्याल मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया पहले। वो अपने माथे पर हल्की सी चप्ट रसीद कर ये बोली, शहरयार आप क्या कहते हैं इस बारे में? यमुना ने मशवरा लिया, प्लीज़ अब मुझे फिर से मैं का ताना मत दीजिएगा। नहीं देता, तुमने तो मेरी बात ही पकड़ ली है। जायशा इन दोनों की नोक झोंक से महसूस हो रही थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरी जायशा बेटी ने मशवरा दिया है आखिर, शहरयार ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। बस तुम ये काम करने से पहले एक बार इब्तिसाम से उसकी राय जान लेना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता बने। ठीक कहा आपने। इब्तिसाम ऑफिस से आ जाए तो मैं आज ही इससे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मॉम डैड, कैसे हैं आप? और ये असाम नज़र नहीं आ रहा। इब्तिसाम जैसे ही ऑफिस से घर आया, यमुना और शहरयार को लॉन में बैठे देखकर वहीं आ गया। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। और ऑफिस का काम कैसा जा रहा है? कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर बताना। हसाम की आज फ्लाइट थी इसलिए वो घर पे नहीं। शहरयार ने इसे तसल्ली बख्श जवाब दिया। अच्छा मॉम, मैं फिर चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है, चेंज कर लो, मैंने फिर तुमसे एक अहम बात भी करनी है। यमुना ने इब्तिसाम से कहा, मॉम आप करें, बाद में चेंज कर लूँगा। यमुना ने सोच लिया कि जितनी जल्दी हो सके वो इब्तिसाम की राय जानकर मन्नत का रिश्ता लेकर जाएंगे, इसलिए उन्होंने बात की तमहीद बांधी। इब्तिसाम अब तशवीश से अपनी मम्मा की तरफ देख रहा था। इब्तिसाम, हम तुम्हारा रिश्ता लेकर हवेली जा रहे हैं मन्नत के लिए। तुम्हें कोई अगर एतराज़ है तो भी बता दो। मगर मम्मा, मन्नत वो बेजारी से बोला, क्यों, क्या बुराई है बच्ची में? यमुना ने माथे पर बल डालते हुए मसनूई गुस्से से बोली, घर की बच्ची हमारे सामने पली बड़ी है, नेक सीरत है और सूरत भी कम नहीं किसी से, और तुम्हें? इब्तिसाम लब भीज गया, एकदम इसका दिल हर चीज़ से अचाट हो गया। इसे उम्मीद नहीं थी कि घर वाले इससे ऐसी बात करेंगे। अभी तो वो खुद पर काबू पा रहा था और अब फिर से किसी और को अपने दिल में, घर में, ज़िंदगी में जगह देना और भी इतनी जल्दी से कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मॉम डैड, अब मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता, मगर ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो गले में थूक निकलते हुए एक फ़ैसला कर गया अपने वालिदैन की खुशी के लिए। इसके हाँ में जवाब देने पर यमुना को बेसाख्ता इस पर प्यार आया तो उन्होंने अपनी जगह से उठकर इब्तिसाम के पास आकर इसे प्यार किया। आज तो तुमने हमें खुश कर दिया। यमुना ने फरते मुसरत से इब्तिसाम की पेशानी पर भूसा दिया। इब्तिसाम ने तो हाँ कह दिया, मगर अभी लड़की वालों का जवाब भी तो लेना है। शरियार ने अपनी बात का टुकड़ा लगाया। मुझे यकीन है ज़मारे ज़रूर मान जाएगा, अगर नहीं माना तो इसे मना लूँगी। यमुना ने मुस्कुराते हुए पुरएतमाद अंदाज में कहा। हसाम एक कैफ़े में बैठा काफ़ी पी रहा था। फ्लाइट 1 घंटे बाद की थी। इसका ध्यान बार बार जायशा की तरफ जा रहा था। उफ़, कब तक चलेगा ये सब?
वो झुँझलाकर खुद से बोला, जिस दिन से हीर वापस आई थी यमुना की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ज़्यादातर आयशा हीर के पास रात को रुकती थी। इस दिन के बाद से इन्हें अकेले बात करने का मौका ही मैसर नहीं आया था। या अल्लाह, आपका बेहद मशकूर हूँ कि मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर कर रहा हूँ। कभी सोचा भी ना था कि मेरे दिल में जितनी मोहब्बत है ज़ायशा के लिए, कभी इसके दिल में भी मेरी इतनी ही मोहब्बत होगी। ये सब आपका ही एहसान है जो ज़ायशा के दिल में मेरी मोहब्बत मोइज़े की तरह उतर गई। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मुखातिब होते हुए बोला, सर फ्लाइट का वक्त हो गया। नसाम जो अपनी सोचों में गुम था, अपने मातहत की आवाज़ ने आकर इसकी सोचों का तसलसल टूट गया। फ्लाइट से वापसी पर ज़रूर मैं ज़ायशा से बात करूँगा। वो दिल में ही सोचते ही वहाँ से उठ गया। मॉम, जन्नत कहाँ है? नज़र नहीं आ रही सुबह से, मन्नत ने जरशाल से पूछा। इसने आयत का हाथ पकड़ रखा था। जन्नत ने कहाँ जाना है भला? अपने कमरे में ही होगी। चलें ठीक है, मैं देख लेती हूँ। वो जरशाल से कहती हुई जन्नत के कमरे की तरफ चल दी। जन्नत, मेरी बात सुनो, देखो आयत जिद कर रही है पार्क जाने की। क्या हुआ है? जन्नत ने जायनमाज़ तहकर एक तरफ रखी हैरानगी से पूछा। जन्नत, इसे बाहर पार्क जाना और इसकी जिद है कि मम्मा के साथ जाना है। देखो मन्नत, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं बाहर नहीं जानती। जन्नत, तुम्हारी बेटी कह रही है, मगर मन्नत मेरा दिल नहीं है, प्लीज़ मान जाओ ना। आयत रोने लगी। देखो आप ये रोने लगी, चलो ना हमारे साथ थोड़ी देर ही रुकेंगे बस, आओ आओ ना। अच्छा ठीक है, आती हूँ। मैं एक बार फिर सर पे दुपट्टा दुरुस्त की इन दोनों के साथ बाहर निकल आई। मम्मा, मैं जन्नत और आयत इसी सोसाइटी के पार्क में जा रहे हैं, खैर थोड़ी देर तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी आना और फ़ोन साथ लेकर जाना। जी मॉम, रख लिया, आप फिक्र मत करें। वो तीनों बाहर निकल गई और चलते हुए पार्क में दाखिल हुई। जन्नत वहाँ पार्क में मौजूद एक बेंच पर बैठ के मन्नत और आयत दोनों बाल से खेलने लगी। बाल खेलते हुए दूर चला गया तो आयत और मन्नत इसे लेने गई। पापा, आयत ने सामने मौजूद ज़ियान को देखकर खुशी से खिलखिलाते हुए कहा। जी पापा की जान। इसने आयत को अपने हाथों में भरकर ऊपर उठाया और अपने साथ लगाकर इसके फूले फूले नरम गालों पर चटाचट प्यार कर डाला। आयत ज़ियान की बेड पर हाथ लगा रही थी, जैसे वो भी यकीन कर रही थी कि वो वाकई इसके पास है। देखो पापा, अपनी डॉल के लिए क्या लाए? ज़ियान ने अपनी पॉकेट में से चॉकलेट्स निकाल कर आयत को पकड़ाई। आयत के मुंह में पानी भरा है। मेरी डॉल को चॉकलेट पसंद है? इसने प्यार भरे अंदाज में इससे पूछा। आयत ने इस बात में सर हिलाया। ज़ियान ने इसे चॉकलेट खोल कर दी तो वो खाने लगी। कैसी हो? इसने मन्नत से पूछा। ठीक हूँ, वो सादा सी लबू लहजे में बोली। थैंक्स। ज़ियान ने आयत को उसकी गोद में पकड़ाया। कहाँ है? इसने जन्नत के बारे में पूछा। वहाँ, मन्नत ने दूसरी तरफ उंगली से इशारा करके बताया इसके बारे में। ज़ियान आयत से प्यार करता हुआ उस तरफ चल दिया जहाँ जन्नत मौजूद थी। पार्क में शाम के वक्त ठंडी हवा चल रही थी। जन्नत बेंच पर बैठी घास को देखते हुए किसी सोच में डूबी हुई उदास शाम का मंजर लग रही थी। ज़ियान बना आवाज़ की आहिस्ते से इसके साथ थोड़ी दूर बनाए बेंच पर बैठा। वो अपनी सोच में इस कदर महव थी कि इसे अपने साथ किसी के बैठने का पता ही ना चला। ज़ियान ने इस पर आज पहली बार तफसीली निगाह डाली। शादी से पहले तो उसने कभी जन्नत को इस नज़र से नहीं देखा और शादी वाले दिन भी नज़र भर के देखने के बजाय बस आज वो इसे अपनी बीवी के लिहाज से पहली बार हक से देख रहा था। शफाफ उजली रंगत, देखी नकूश, बारीक लब गुलाबों पर गालों पर झूलती आवारा लिटे। अचानक जन्नत ने नज़र उठाकर देखा। इसे अचानक ज़ियान को अपने सामने और इतना करीब बैठे देखकर वो साकित रह गई। इसकी आंखों की पुतलियां हैरत की ज्यादती से सिकुड़ कर फैलीं। तुम? इसे झटका खाकर अपनी जगह से उठने की कोशिश की। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगा मैं डर गई तुमसे? इस भूल में मत रहना कि मैं तुमसे डरूंगी। इन 2 सालों में मैंने अपने तमाम डर खौफ पर काबू पा लिया। पत्थर हो चुकी हूँ और पत्थर किससे नहीं डरा करते। वो वहाँ से उठने की लगी थी कि जन्नत, मेरी बात सुनो। ज़ियान ने इसकी गलाई पकड़कर इसे वापस बैठने पर मजबूर कर दिया। मुझे तुमसे बात करनी है, मगर मुझे किससे कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ जन्नत, एक बार सुन तो लो। अब कहने या सुनने के लिए कुछ भी नहीं। जन्नत ने इसकी मजबूत ग्रिप्स में से अपनी कलाई आज़ाद करवानी चाहिए। किस हक से पकड़ा है मुझे? छोड़ो। इसने दुरुस्त आवाज़ में कहा। बीवी हो तुम मेरी, इसी हक से पकड़ा है। वो भी ज़रा तेजी चितवनों से घूरते हुए बोला। बीवी? बीवी लफ्ज़ क्या होता है वो तो मुझे पता ही नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं असल में क्या हूँ। बकौल तुम्हारे मैं रखेल, जिस्म फरोश और किरदार लड़की हूँ। ऐसी लड़कियाँ किसी की बीवी कैसे बन सकती है? मैं तो तुम्हारी बीवी नहीं, रखेल थी ना। वो तंजील अबू लहजे में बोली। आवाज़ मौजूद दर्द जान को गहरी खाई में धकेल गया। जान से निकलना इसे नामुमकिन लगा। इसे जन्नत के अल्फाज नश्तर की मानद खुद में प्योस्त होते हुए महसूस हुए। उन्हें अल्फाज और इसके अमल ने जन्नत की रूह को भी ऐसे ही छलनी किया होगा जैसे आज वो खुद हो रहा था। जन्नत, में अपनी की पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़। नहीं ज़ियान, यहीं रुक जाओ। इसने ज़ियान को मज़ीद बोलने से रोका। जान मांग लो, वो दे दूंगी, मगर माफ़ी मत मांगना, वो नहीं मिलेगी। वो कतईयत से कहते हुए अपनी जगह से उठ गई। जन्नत, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। क्या करना चाहते हो तुम माफ़ी मांग कर? हाँ बोलो, क्या करना चाहते हो? एक बार फिर से मेरे वजूद को रोन देना चाहते हो जैसे पहले किया था? लो आओ, वही सब कुछ करो जो पहले किया था तुमने मेरे साथ। वो अपने सर से दुपट्टा उतार कर ज़मीन पर फेंक कर बोली। आओ ना, रुक क्यों गए? ये सब तो करते हैं ऐसे कि खेल जिस्म फरोशी के साथ। निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन को तुमने कागज़ का टुकड़ा ही बना दिया, जिसके तहत तुम्हें परमिट मिल गया मेरी ज़ात को बेनिशान करने का। ज़िया ने नीचे गिरा दुपट्टा उठाकर इसके सर पर फैलाया। जन्नत, वो सब बस गलतफहमी और मेरे गुस्से का नतीजा था। बस एक मौका दे दो। वो इसका हाथ अपने हाथों में लिए बोला। ये वही हाथ हैं जिन पर लगी हुई मेहंदी को तुमने मिटा दिया था। उन्हें हाथों पर फिर से अपने नाम की मेहंदी लगा देखना चाहते हो? वो बिना सोचे समझे पहली फरमाइश कर गया। दूर रहो मुझसे, वरना ये हाथ मेहंदी की बजाय तुम्हारे खून से रंग दूंगी। इसके सब्र का पैमाना चलकर, रंग दो मेरे खून से उन्हें। अगर तुम्हें ऐसा करने से सुकून मिलता है तो कर गुजरो ये भी। मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। जाओ यहाँ से। इसे खुद से पीछे धकेल कर बोली।
जन्नत एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब तो ठीक करने का कुछ बचा ही नहीं, सब खराब ही खराब है, वो भीगे हुए लहजे में बोली। इस वक्त का खुद को जान के सामने बहुत सा मजबूत साबित करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वह मुकम्मल टूट जाती, वो घर के वापसी के रास्ते की तरफ भागने लगी। जान ऐसे वहां से जाता हुआ देखने लगा। इसे ऐसा लगा इसका जिस्म तो यही है मगर रूह जन्नत अपने साथ ले गई हो। आज शहरयार, यमुना और अस्साम, जायशा सब खान हवेली में मौजूद थे, जबकि इब्तिसाम और हीर घर रुक गए थे। जायशा ने हीर को बहुत मनाया साथ आने के लिए, मगर वो नहीं मानी। जब उन्होंने बात का आगाज़ किया, ज़मारे आप दोनों से इब्तिसाम के रिश्ते के बारे में बात करने हैं। मैं सोच रहा था कि अब हमें इसकी भी शादी कर देनी चाहिए। शहरयार ने ज़मारे से कहा। बहुत अच्छा सोचा है, इसकी ये उम्र है शादी, अब तो इससे छोटा इस्साम भी माशाल्लाह से शादीशुदा हो गया, इसकी भी करना बनती है। ज़मारे ने कहा। तो फिर तुम्हारा इब्तिसाम के बारे में क्या ख्याल है? यमुना ज़माने के तासुरात जांच रही थी। इस दौरान हवेली के तमाम अफराद वहाँ इकट्ठे हो गए। हम भी पड़े हैं राहों में, कोई हमारा भी ख्याल कर ले। शायमन ने यमुना के पास आकर टोकरा लगाया। आपके बड़ों से फारिग हो जाएं, फिर भी आप ही की बारी है, अभी आप लाइन में लगे रहें। यमुना ने शायमन का कान पकड़ते हुए मसनूई आंखें दिखाते हुए कहा। दुनाश चाय लेकर आई तो सबने इससे लुत्फानंदोज होते हुए बात आगे बढ़ाई। हाँ, तो मैं कह रहा था इब्तिसाम की शादी अगर मन्नत से हो जाए तो कैसा रहेगा? दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और अगर आपसी रिश्तेदारी और मजबूत हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? हमारे हम मन्नत को अपनी बेटी बना कर रखेंगे, जैसे जायशा हमारी बेटी है। तुम्हें हमसे या इब्तिसाम से कोई शिकायत नहीं होगी। यमुना ने इसे यकीन दिलाना चाहे। मान जाए ना छोटे पापा, मैं और मन्नत एक ही घर में रहेंगे, दोस्तों की तरह जैसे यहाँ रहते थे। मैं इसका वहाँ भी ख्याल रखूंगी। ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक है, क्या कहते हैं? जैगर ने भी इस रिश्ते के लिए अपनी पसंदीदगी जाहिर की। क्या फ़ैसला है आप दोनों का? यमुना ने ज़मारे और दरशाल से पूछा। ज़मारे की आंखों में उलझन दर आई। पहले भी वो अपनों के हाथों अपनी एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होते देख चुका था। क्या इतनी जल्दी फिर अपनों पर भरोसा कर लेना ठीक था? यही बात इसके दिल और दिमाग में गर्दिश कर रही थी। गैरों से चोट खाए तो इंसान संभल जाता है, मगर जब अपने ही से चोट दें तो इंसान के लिए इतनी जल्दी संभलना मुमकिन नहीं होता। इसने गहरी सांस ली और दरशाल की तरफ देखा, खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की। दरशाल ने पलकें चिलकाकर इशारे से जैसे रजामंदी जाहिर की इस रिश्ते के लिए। ठीक है, जैसे आप सब मुनासिब समझें। बहुत मुबारक हो आप सबको। जैगन ने सबको मुबारकबाद पेश की रिश्ता तय होने की खुशी में। बरीरा और ज़रियार भी वहाँ मौजूद थे, मगर खामोशी से सारा मामला तय होते हुए देख रहे थे। और भाई जामिन जी, अब आप कब शादी के लड्डू खिला रहे हैं? हसाम ने शरारतन पूछा। पहले कोई काम तो कर ले, इसने कम्मे को किसने लड़की देनी है? बहुत जल्द आप सबको सरप्राइज़ दूंगा। सामे ने बिस्किट उठाकर असम के चाय के कप में डिबोकर मुंह में डाला। तो फिर क्या कहते हैं, नेक काम में देरी कैसी? शादी के लिए आज ही कोई तारीख फाइनल कर लेते हैं। यमुना ने पुरमसरत लहजे में कहा। जैगन और जुनाश इस मौके पर शेरजमान को बहुत मिस कर रहे थे। काश वो भी बाकी सब घर वालों के साथ होता इस वक्त, मगर सब खुशियों में वो दोनों शरीक तो थे, मगर दिल में से याद कर रहे थे। दूसरे बरीरा और जरियार भी जयान को लेकर इसी सोच में गुम थे। जन्नत अपने रूम में थी। इतनी देर में दरवाज़ा बाहर से नॉक हुआ। आ जाए, इसने इजाज़त दी। जबकि मन्नत को अंदर आते देखकर जन्नत ने खफकी से चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और बिस्तर से उठकर बाहर जाने लगी। जन्नत प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ज़ियान भाई वहाँ आ जाएंगे। आइंदा नहीं होगा, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, वो नासी आवाज़ में बोली। जन्नत को इस पर गुस्सा था कि अगर इसने ज़ियान को वहाँ देख लिया था तो क्यों इसके पास नहीं है, और वो जो इससे नाराज़ होने का इरादा रखती थी। मन्नत को अपनी गलती पर रोता हुआ देखकर फ़ौरन पिघल गई। अच्छा ठीक है, बस करो, नहीं होती नाराज़। तुम्हें पता भी है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो। मन्नत फ़ौरन जन्नत के गाल पर बोसा देते हुए बोली। मन्नत वो इसकी हरकतों पर घूर कर बोली। दोनों मुस्कुराने लगी। कमरे में दाखिल होती दरशाल ने आज कितने अरसे बाद जन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो बेसाख्ता इसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी। मामा, आप कोई काम तो हमें बुला लिया होता। मैंने सोचा क्यों ना खुद ही जाकर अपनी बेटियों से बात कर लूँ। वो इन दोनों के साथ बैठ गई। आज दोपहर को यमुना और शहरयार आए थे तुम्हारे लिए इब्तिसाम का रिश्ता लेकर। मन्नत को इनकी बात सुनकर शौक लगा। फिर आपने क्या जवाब दिया? मन्नत ने भनोई से खेड़ कर पूछा। क्या कहना था? हमने हाँ कर दी। क्या मम्मा, आपने हाँ कर दी? इसने जैसे यकीन नहीं आया। क्या मैं आप पर बोझ हूँ जो इतनी जल्दी उतार कर फेंकना चाहते हैं? बेटियां बोझ नहीं होती, मगर एक न एक दिन तो उन्हें अपनी शादी के बाद अपने घर ही जाना होता है। यही दुनिया की रीत है जो सदियों से चली आ रही। मैं भी तो तुम्हारे पापा के साथ यहाँ आई थी सब छोड़कर। बच्चियाँ जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए इतना ही अच्छा है। तुम्हें कोई एतराज़ है तो नहीं ना हमारे फैसले से? मेरी दुआ है कि मन्नत की किस्मत बहुत अच्छी हो, मेरी जैसी ना हो। जन्नत जो खामोश बैठी इनकी आपस में गुफ्तगू सुन रही थी, उदासी से बोली। दरशाल ने तड़प कर अपनी बेटी जन्नत को देखा। आखिर क्यों इसे खुशियाँ रास नहीं आई? मम्मा, मैं खुश हूँ अपनी बेटी के साथ, वही मेरे जीने का मकसद है। आप प्लीज़ मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। जन्नत ने दरशाल के हाथ पर हाथ रखकर कहा। दरशाल ने आगे होकर जन्नत की पेशानी पर प्यार भरा बोसा दिया। तुमने बताया नहीं, इत्तेसाम भाई इतने बुरे नहीं, अच्छे खासे माकूल इंसान है। जन्नत ने समझाया। क्या यार जन्नत, सबसे पहले तो उन्होंने मेरी आंखें निकाल कर मेरी हथेली पर धर देनी है। हर वक्त मेरी आंखों के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे जलाकर बोली। जन्नत इसकी बात सुनकर हंसने लगी। शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, दरशाल ने इसके गाल पर हाथ रखकर समझाया। पहले तो वो खौफ की भरी नज़रों से दरशाल और जन्नत को हंसते हुए देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। वो तीनों फिर से अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई। आज जो सोई हुई थी वो भी इनकी बातों की आवाज़ से उठकर बैठ गई।
थैंक्स यार, ओके फिर चलते हैं। शाइमन के दोस्त इससे मिलकर उठे और कैफ़े से निकल गए। कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दोस्त आज यहाँ इससे मिलने आए थे। वो सब वहाँ से निकले तो शाइमन बिल पे करने लगा। वो अपनी बाइक की कीज़ को उठाने लगा तो इस सूरज की रोशनी की चेन जिस पे छोटा सा आईना लगा था इससे मुनक्किस होकर सामने बैठी लड़कियों में से एक पर पड़ी। जिस पर रोशनी पड़ी इसने न खुद से रुख मोड़कर इसे देखा। शाइमन जो शाइमन जो बेध्यानी में किचन में घुमा रहा था, बार बार रोशनी मुनक्किस होकर इसी लड़की पर पड़ रही थी। आप अंधे हैं क्या, पीछे करें इसे, इस लड़की ने दूर से चिल्लाकर कहा। शाइमन ने मुड़कर इसे देखा तो देखते ही रह गया। कितने दिनों से वो इससे बात करना चाहता था मगर वो थी कि लॉन में नजर ही नहीं आई थी इस दिन के बाद से, और आज वो नफ्स नफीस इसके सामने मौजूद थी, अपने यूनिफॉर्म में मुलविस, शायद अपनी एयर होस्टेस कोलीग्स के साथ कैफे में आई थी। ओ सॉरी, इसने माजरत खाना अंदाज में कहा। शर्म नहीं आती आपको, घर में माँ बहन नहीं, वो तड़क कर गोया हुई। नहीं, वो घर पे नहीं, शॉपिंग पर गई हैं, शाइमन ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। बहुत ही घटिया तरीका है लड़कियों को मुतवज्जा करने का, वो जलकर बोली। अरे ये तो आईना देखें, इसमें हम एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। शाइमन चलते हुए इसके करीब आ रुका, फिर शीशे का रुख अपनी जानिब किया। अब दुआ और शाइमन दोनों इस छोटे से की चैन के शीशे में दिखाई दे रहे थे। क्यों है ना परफेक्ट कपल, आप सब क्या कहती हैं, इसने वहाँ मौजूद बाकी लड़कियों से ताहिदी अंदाज में पूछा। वो सब दुआ को तिलमिलाते हुए देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे सड़क छाप आशिक। वो न खुद से नाक से कूटते हुए अपना क्लच उठाकर आगे बढ़ी। चलो यहाँ से, वो पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को झाड़ना ना भूली जो अभी तक हंस रहे थे। दुआ इतना भी बुरा ऑप्शन नहीं था, तूने इसे ठीक ठाक सुना दी, अच्छा खासा हैंडसम बंदा था। जुबारिया चलो यहाँ से, वो घूर कर बोलते हुए आगे बढ़ने लगी। शाइमन अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराने लगा और आगे का लाए अमल सोचने लगा। कमरा अदालत में शेर जमान को पेश किया गया क्योंकि आज इसके केस की आज पहली सुनवाई थी। कमरा अदालत के वक्त के मुताबिक कार्रवाई अपने मुकर्रर वक्त की पर शुरू की गई। कमरा अदालत में भांत भांत के लोगों का जमे गफीर इकट्ठा था। सेशन शुरू हुआ। शेर जमान की जानिब से कोई वकील नहीं था, सरकारी वकील था जो मुकदमा देख रहा था। इसने जो भी मालूमात इकट्ठा की थी वो फाइल में मौजूद थी। जियान का बयान भी जो इसके खिलाफ था वो जज साहब को पेश किया गया। शेर जमान कटघरे में पुरएतमाद खड़ा था। जज साहब ने सामने मौजूद फाइल को खोलकर इसका बारीक बीनी से जायजा लिया। जियान शहादत और अगवाई के लिए वहाँ मौजूद था। बड़े गौर से जज के चेहरे के तासरात मुलाहिजा कर रहा था। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। जज साहब ने शेर जमान के बारे में सारी मालूमात पढ़ी। इसमें कहीं भी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं था, सिर्फ जियान की बतौर आई विटनेस गवाही के अलावा। जज साहब ने कुछ सोचते भनोए गए और फाइल बंद करते एक तरफ रखी। मैं मौजूद अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुजरिम शेर जमान को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। इसने न जाने कितने ही लोगों को बहुत बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इसके जराइम मेरे मोक्कल जयान खान की गवाही से साबित होते हैं। इसने दोबारा इस लोगों को मारते हुए देखा है। जी तो शेर जमान, आप अपनी सफाई में क्या कुछ कहना चाहेंगे। जज साहब इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। मेरे खिलाफ एक भी सबूत हाथ नहीं लगा, यही मेरी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है, वो पुरएतमादियत से बोला। मगर आपके खिलाफ जो गवाही दी गई है वो आपको मुजरिम साबित करती है। हमारे मुल्क में यही तो चलता आ रहा है, कानून अंधा है। ये एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर खुद तो कुछ कर नहीं सका, कितनी बार इसके नाक के नीचे से मुजरिमों ने स्मगलिंग की। अब मैं इसे चैलेंज देता हूँ, एक बार पकड़ कर दिखाए इन स्कारपेन किंग के आदमियों को जो खुलेआम ये काम कर रहे हैं और अब हमेशा इस नकारा ऑफिसर के हाथों से बचकर निकल जाते हैं। ये अपनी नाकामी का एतराफ़ करने के बजाय अपना गुस्सा मुझ बेकसूर पर निकाल रहे हैं। अव्वल तो ऐसा है नहीं कि मैंने कोई भी गलत काम किया, और अगर ऐसा है भी मैंने लोगों को मारा तो क्या गलत काम किया। दहशतगर्द और इंतशार पसंद लोगों को जीने का कोई हक नहीं। यहाँ मुजरिम खुलेआम पैसों के दम पर घूम रहे हैं और मजलूम इंसाफ के लिए रोजाना यहाँ आकर जूतियाँ घिसटते हैं, क्योंकि इनके पास न तो अदालतों के वकीलों की फीस भरने के लिए पैसे होते हैं और ना ही उन्हें सालों इंसार इंसाफ। इसकी बात सुनकर कमरा अदालत में मौजूद जो खामोशी छा गई थी, लोगों की तालियों की गूंज से इसे ने इसे थोड़ा। वहाँ ऐसे बहुत से लोग मौजूद थे जिनके अल्फाज को शेर जमान ने जबान दी थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुजरिम तो अपना जुर्म छुपाने के लिए आपको भटका रहा है मुद्दे से। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। उन्होंने शेर जमान को हाथ से इशारा दिया बोलने का। आप चाहते हैं ना कि हमारे मुल्क में संगीन जराइम करने वाले मुजरिमों को इनके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, तो हम जैसे लोगों को मौका दें ताकि इन लोगों को बताल से भी ढूंढ कर इबरत का निशाना बना डालें, जो इस मुल्क की बहनों बेटियों की किस्मतों से खेलते हैं। इस मुल्क में नौजवानों को ड्रग्स से जैसे जेर से भर रहे हैं। कमरा अदालत में कुछ देर खामोशी छा गई। जियान मुंतजिर निगाहों से जज साहब का चेहरा देख रहा था, न जाने वो क्या फैसला करने वाले। सबकी नजरें इन पर मरकूज थी। शेर जमान इनका फैसला जान चुका था कि वो इसी के हक में फैसला देकर इससे पहली समात में बरी कर देने वाले हैं, मगर वो आराम से वहीं से बरे होकर अगर निकल जाता तो कमरा अदालत में मौजूद स्कारपेन किंग के आदमी ने इसका लाजमी पीछा करना था। इसलिए इसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिसमें वो वहाँ से स्कारपेन किंग के आदमी को फंसाते हुए धोखा देकर निकल जाए। शेर जमान ने कटघरे में खड़े हुए गर्दन टेढ़ी किए मजमे में मौजूद एक इंसान को अपना कोई मखसूस इशारा किया। इसने इस बात में सर हिलाया। वो शख्स सबकी नजर से छुप के बाहर निकल गया। चंद मिनटों में इसकी वापसी। इसके चेहरे पर अब मास्क था। इसने दूर खड़े शेर जमान की तरफ गन उछाली, जिसे शेर जमान ने उछलकर महारत से अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर वो कटघरा फैला
छलांग कर जज साहब तक पहुंचा और उनकी कनपट्टी पर गन लगाई। चलो भाई रास्ता साफ करो। वो ब्रोच उचकाकर खुद रख्ती से धाड़ा। वहां मौजूद पुलिस के लोग इस पर गन तान कर खड़े हुए और बाकी लोग आम लोग कुछ तो दीवार से लग गए और कुछ नीचे झुक गए, गोली लग जाने के डर से। जज साहब की हिफाजत करना तुम लोगों पर फर्ज है। अगर इसकी हिफाजत जिंदगी की सलामत चाहिए तो मुझे जाने दो। शेर जमान जज की गर्दन एक बाजू से दबोचे दूसरे हाथ से इनकी कनपट्टी पर गन रखे उन्हें घसीटता वो अपने साथ बाहर की तरफ ले जा रहा था। जाने से पकड़ने अपनी जगह से आगे बढ़ा। ज्यादा होशियारी नहीं। शेर जमान दृष्ट आवाज में इसकी तरफ देखकर बोला, मगर मैं तो तुम्हें जज साहब ने से बताने की कोशिश की। मुझे पता है आप मुझे बाइज्जत बरी करने वाले थे, मगर ये सब करना लाजमी था। कभी तफसीली मुलाकात होगी तो बताऊंगा। वो हल्की सी आवाज़ में बोला। सब लोग कमरा अदालत में फंस कर रह गए। शेर जमान जज साहब को अपने साथ बाहर लाया। इतनी देर में वो नकाबपोश बाइक लिए खड़ा था। शेर जमान ने जज साहब को छोड़ा, वो इसके अचानक छोड़ने से लड़खड़ा कर रह गए। वो इस नकाबपोश के साथ बाइक पर सवार हुआ। पुलिस ने इन पर फायरिंग करने की कोशिश की, मगर बाइक राइडर्स बाइक को बिजली की रफ्तार से भगाकर ले गया। वो दोनों देखते ही देखते चंद लम्हों में नजरों से ओझल हो गए। हाथ हटा। शेर जमान ने तेखे चुतनों से देखते हुए कहा, क्यों तुम्हें छूने का हक सिर्फ हीर को है? वो शरारती अंदाज में मुस्कुराकर बोला। शेर जमान ने इसकी बात पर एक उबरू उचकाकर अपनी ओशन ब्लू आई से घूर कर देखा। अच्छा अच्छा, हीर भाभी कहना है। वो क्या नाम, मैं भूल जाता हूँ। वो कान खजाकर खसियानी हंसी हंसते हुए बोला, आगे का क्या प्लान है? तेरा काम यही खत्म, तू निकल अब। शेर जमान ने बेजारी से कहा, बड़ा ही कोई बेमुरवत इंसान है, ना शुक्रिया ना कोई इनाम, चल निकल, हद हो गई। वो अफसोसदा आवाज में बोला। ये ले। इसने शेर जमान की डिवाइस इसे पकड़ाई और फिर बाइक लिए इसे सुनसान जगह से वापस की ली। शेर जमान ने वो डिवाइस ऑन करते ही कान से लगाई। क्या खबर है? इसने किससे पूछा। सर स्कारपेन किंग का माल आज रात 2 बजे स्मगल हो रहा है, इसके मतहत ने इसे रिपोर्ट दी। ठीक है, कहते ही इसने आगे का प्लान तरतीब दिया। इसकी पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा हुआ था। जिस तरह स्कारपेन किंग का गैंग था जो बुराई के काम करता था, इस तरह शेर जमान ने भी एक टीम बना रखी थी जो इस गैंग की तमाम हरकत पर नजर रखे हुई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? जायशा ने फ्रंट सीट पर हसाम के साथ बैठते हुए कहा। शॉपिंग पर। वो सामने रास्ते से नजरें हटाकर जायशा पर एक नज़र डालकर बोला, मगर मैं मम्मा और हीर के साथ चली जाती ना, इतना मैंने कितना बुरा लगेगा कि मैं अकेली आपके साथ शादी की शॉपिंग करने चलेगी। वह सासी शर्मिंदगी से बोली, हम शादी की शॉपिंग करने नहीं जा रहे बल्कि कुछ और किस्म की शॉपिंग करने जा रहे हैं। शादी की शॉपिंग तुम इनके साथ ही जाके कर लेना। ठीक है, मगर कौन सी शॉपिंग पे जा रहे हैं वो तो बता दें। यार तुमने शादी की पहली रात को क्या कहा था? आप प्लीज़ वो सब भूल जाए ना, याद तो करो क्या कहा था। नहीं, वो मुझे वो सब याद नहीं करना। वो रूठी हुई लगी है शाम को। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। तुमने कहा था ना ये शादी का जोड़ा तुम्हारे नाम का था और ना तो मेरे लिए सजी थी। जायशा ने इसकी बात सुनकर शर्मिंदगी सर झुकाया। वो मैं गुस्से में थी तब, मुझे पता है, लेकिन अब मैं जो चाहता हूँ वो बात मानूंगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप बताएं, मैं ज़रूर करूँगी। मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि हमें अब अपनी मैरिड लाइफ शुरू कर देनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? वो पुरशोक ने गाँव से देखते हुए बोला। 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, अभी तो अब तक तो 2-4 बच्चे हो जाने चाहिए थे। तौबा 2-4! वो इसकी बात पर हैरान हुई। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो इसकी शरारत समझते हुए शर्म से निगाहें चुरा गई। चलें फिर आप अपनी पसंद से ब्राइडल ड्रेस ले लें, जो चाहे वो सब ले डालें। मैं तुम्हें खुद के लिए सजा देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ तुम जब सब मेरे लिए सजोगी तो कैसी लगोगी। बाकी तुम्हें अपने प्यार के रंगों में रंग देने का काम मेरा है। वो जुबानी नजरों से उसे देखते हुए आहिस्तगी से बोला। जायशा का चेहरा खुलकर गुलाब बन चुका था। यहाँ पर तो कोई नहीं। दुआ ने जहाज में दाखिल होते ही इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर देखा, मगर जहाज खाली था। कोई भी मुसाफिर वहाँ नहीं था। जहाज उड़ान भर चुका था। वो दुआ हैरानगी से वहीं खड़ी थी। इसके साथ की बाकी एयर होस्टेस भी नहीं आई। वो इस सोच में गुम थी कि आखिर ये सब क्या माजरा है। हेलो, हाउ आर यू? अचानक अपने पीछे से किसी की शनासा आवाज़ सुनी तो झटके से पलट कर देखा। वो अपनी शानदार पर्सनैलिटी समेत वहाँ खड़ा था। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पर जैकेट पहने, बालों को जेल से सेट किए, आंखों पर गॉगल्स लगाए। शाइमान सिंह गॉगल उतारकर पॉकेट में फंसाए। आपका हाल पूछा है, आपने जवाब ही नहीं दिया। वो खुद पर काबू पाने के लिए गहरी सांस ली। आप हमारी खिदमत के लिए यहाँ हैं तो फिर करें कोई खिदमत हमारी। वो एक सीट पर बैठकर बोला। दिल तो चाहता है जूतियों से करूँ खिदमत। वो मुंह में बड़बड़ाई, मगर इसकी आवाज़ शाइमान के कानों से मख्फी ना रह सकी। लेकिन दुआ मैडम, मुझे बातों में घुमाना फिराना नहीं आता। पहली नज़र में आप मेरे दिल को भा गई। दिल ने गवाही दी कि यही वो लड़की है जिस सारी उम्र तुम खुशी खुशी झील पाओगे। तो बस फिर खा चले आए यहाँ आपसे गुजारिश करने। आई एम इन लव विद यू एट फर्स्ट नाइट, विल यू बी माइन फॉर एवर। इसके सामने एक नफीस सी रिंग पकड़कर इसे अपना हाथ इसके आगे फैला रखा था। तुम्हें नहीं लगता ये सब करते हुए तुम बहुत छिछोरे लग रहे हो? हाँ बिल्कुल भी नहीं। एक तो तहजीब व तमीज़ के दायरे में शराफत से प्रपोज करो और तुम हो कि मुझे छिछोरा कह रही हो। क्या छिछोरपन किया है मैंने अब तक? मैंने तुम्हारे साथ, हालांकि इस वक्त हम दोनों अकेले हैं यहाँ। इतनी शराफत टपक गई तो खुद क्यों प्रपोज करने पहुंच गए? सीधे सीधे रिश्ता भेज थे। इसकी नाक भुनुई चढ़ाकर बोली। रिश्ता भी भेज देंगे? मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कि पहले लड़की से तो इसकी मर्जी जान लें, यह ना हो बाद में इनकार हो जाए।
तो फिर बताओ, अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज दूँ। दुआ खामोश रही। बताओ ना दुआ प्लीज़। वो मुझसे 2 कदम आगे बढ़ी। इसलिए सिर्फ़ इसलिए मैंने ये जहाज़ सारा बुक करवाया ताकि अगर थप्पड़ पड़े तो कम से कम सब लोगों के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। दुआ जो गुस्से में थी इसकी बात सुनकर मुस्कुरा गई। दामिन भाई कहते हैं लड़की हँसी तो समझो फंसी। वो दाँत निकाल कर बोला, इसका मतलब है तुम्हारी तरफ से हाँ समझो। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर ना समझो। वो अफ़सरदा होकर बोला, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो फिर जब रिश्ता भेजोगे तो जवाब मिल जाएगा, तब तक इंतज़ार करो। वो कहते हुए आगे बढ़ गई। अभी तो 2 घंटे का सफ़र बाकी है, आओ ना एक-दूसरे को जान लें। शाइमान ने पीछे से हाँक लगाई। सारी ज़िंदगी पड़ी है, इसने वहीं से आवाज़ लगाई। मुझे जूस चाहिए। ये रिंग तो लेती जाओ, इसने फिर से पुकारा। वक़्त आने पर दो लूँगी। दुआ की खिलखिलाहटों की आवाज़ इसे यहाँ तक आई। वो जानता था कि वो इस वक़्त अपने रूम में होगी। वो दबे कदमों से चलते हुए उसके कमरे में आया और रूम में मौजूद थी। जब बगल में चाँद मौजूद हो तो आसमानों पर क्या तलाशना? इसने ऐश के करीब आते फसूख़ आवाज़ में कहा। इससे पहले कि ऐश डर जाती, ज़ामिन ने इसका हाथ थाम लिया। इसकी कलाई को ज़ोर से ऐसे जकड़ा कि ऐश ने इसे अपनी कलाई छुड़वाना चाही। ज़ामिन ने इसे खींचकर दीवार के साथ लगाया और उसके फ़रार की तमाम राहें मसदूद कर दीं। ऐश इसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। घर में शादी और इस बारे में तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से सबसे मिलवाना चाहता हूँ। मिलोगी? ज़ामिन ने इसका चेहरा उठाकर पूछा। बनोगी लाइफ टाइम पार्टनर? वो इसकी रज़ा जान रहा था। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, शायद तुम भूल गए। हाँ, भूल गया, तुम भी भूल जाओ। ऐश डार्लिंग, अब माने ना माने आपको ज़ामिन दी गिरफ्त से मोहब्बत हो गई है। आप चाहें भी तो हम जुदा नहीं हो सकते। आपकी आंखों में दुःख दिख रहा है साफ-साफ। एक दिन आपको सिर्फ मेरा ही होना है, वो भी सारे का सारा। वो इसके चेहरे को अपने फूलों से सहलाते हुए आहिस्तगी से बोल रहा था। इससे पहले कि वो इसकी गर्दन को देखता इस पर झुकता, ऐश ने तड़प कर इसे दूर किया। ये सब रुखसती की बात के लिए संभाल रखो। वो कहते हुए इसके एसार से निकले। वो जाते हुए इसे अपनी रज़ामंदी का उंदिया दे गई। ज़ामिन मुस्कुरा उठा। गहरी रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। सारा शहरयार हाउस इस वक्त नींद में डूबा हुआ था। इसकी ओशन ब्लू आइज़ ने घर के चारों तरफ का जायजा लिया। स्याह जीन्स और शर्ट में मुलविस में इसका कसरती जिस्म और दराज कद नुमायां हो रहा था। शानों को छूते हुए बाल हवा से हिल रहे थे। घर की पिछली साइड पर रुककर इसने एक नज़र ऊपर कमरे की खुली हुई खिड़की पर डाली। फिर इस कमरे के साथ लगे हुए पाइप को देखा। फिर महारा से इस पाइप पर चढ़ता हुआ ऊपर कमरे की खिड़की से कूद कर अंदर आया। कमरे भी मौसम के लिहाज से हल्की सी खुनकी थी। वो सामने कंफर्टर को सीने तक ओढ़े दुनिया जान से बेखबर मैं भी इस तरह थी। नाइट बल्ब की रोशनी में इसका चेहरा वाज़िह था। वो ऐसे चलता हुआ इसके करीब आकर रुका। वो बिल्कुल इसके सामने थी कि हाथ बढ़ाता तो इसे छू लेता। हे माय लिटिल वाइफ, आई एम बैक। वो खूबसूरत आवाज़ में इसके कान के करीब सरगोशी नमा आवाज़ में बोला। इससे पहले कि शेरज़मान इसे इतने दिनों बाद सामने देखकर सब भुलाकर इस पर अपनी शिद्दतें लुटाता, दरवाजे के करीब आते कदमों की चाप सुनकर वो पीछे हटा। पहले तुम्हें यहाँ से ले जाने का इंतज़ाम कर लूँ, फिर बहुत जल्द मिलेंगे। उसके गालों पर उँगलियाँ फेर कर इनकी नरमाई महसूस किए बोला। जिस रास्ते से अंदर आया था इस रास्ते से वो बाहर निकल गया। यमुना ने हीर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा। आज यमुना ने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसे दूध में आधी नींद की टैबलेट मिलाकर पिला दी थी, इसलिए वो इतनी पुरसकून और गहरी नींद सो रही थी। उन दरवाजे को ठीक से बंद करती वापस अपने कमरे में चली गई। बरीटा सामान पैक कर लो। ज़रियार ने इसे कमरे में आते ही कहा, क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? हम मेरे पुराने वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? बरीरा ने हैरानी और परेशानी दोनों की मिली-जुली कैफियत में पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों इस घर में मिसफिट लगते हैं? बरीरा इसकी बात से खुद मुत्तफिक थी, तो एतराज़ कैसे करती? वो खुद भी यही महसूस करती थी। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। वो कहते हुए कबर्ड से अपने और ज़रियार के कपड़े निकालने लगी। ज़रियार ने कबर्ड के ऊपर से अटैची केस उतार कर इसके आगे रखा तो बरीरा इसमें तरतीबवार कपड़े लगाने लगी। बस मुनासिब से कपड़े रख लो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, वो आहिस्तगी से बोली। कुछ देर में वो दोनों अपनी पैकिंग के नीचे आए। जैगन और ज़मारे दोनों लाउंज में मौजूद थे। जरशाल और जुन्नाश किचन में से इकट्ठी निकली शाम के खाने की तैयारी के बाद। आप कहीं जा रहे हैं? जैगन ने ज़रियार और बरीरा को बैग समेत बाहर की तरफ जाते हुए देखा। हम अपने पुराने फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज़रियार भाई, ये सब मुनासिब नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा मत करें। जैगन ने ज़मारे के हाथ पर हाथ रखकर इसे थोड़ा सा दबाया। ज़मारे इसका इशारा समझ चुका था। वो अपनी जगह से उठा और ज़रियार के पास जा रुका। ज़रियार भाई, इसने ज़रियार के इशारे पर हाथ रखा। कहने को कोई अल्फाज नहीं थे। वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को नम आंखों से देखते रहे। बच्चे तो हमारी ज़िंदगी में बाद में आए, हमारा रिश्ता पहले का है। हमने अपने भाइयों के रिश्ते को पीछे किए, बच्चों के रिश्ते को फोकियत दी। यही हमारी गलती थी। हमें वक्त रहते ही अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। ज़मारे ने कहा, हो सके तो मुझे अपने बेटे के गुनाहों के लिए माफ़ कर दो। ज़रियार ने शर्मिंदा अंदाज में कहा, प्लीज़ भाई ऐसा मत कहें, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। वो दोनों कहते हुए एक दूसरे के गले लगे और आपस में तमाम रंजिशें भुलाकर फिर से एक बार पुरसुकून खुशियों भरी जिंदगी का आगाज़ किया। सर, बाहर जान साहब आए हैं। गेट के बाहर मौजूद गार्ड ने अंदर आकर उन्हें इत्तलाए वहम पहुंचाई। वो क्यों आया है यहाँ? इसे कह दो इसके घर के दरवाजे इसके लिए बंद है, यहाँ कदम भी नहीं रखे। इससे पहले कि ज़मारे कुछ कहता ज़रियार ने कहा, जी सर, मगर इनका कहना है कि वो जन्नत बीबी से मिलना चाहते हैं। गार्ड की बात सुनकर सबके चेहरों पर तल्खी फैली। बाबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इससे मिलना चाहूँगी। जन्नत जो वहाँ खड़ी खामोशी सारी कार्रवाई देख रही थी, ज़मारे से बोली। ज़मारे जो ज़ियान को मनफी जवाब भेजने वाला था, जन्नत की बात सुनकर शॉक रह गया। बाबा, आपको मुझ पर एतबार है ना? जन्नत बेटे, तुम्हारी ज़िंदगी और इस पर तुम्हें फ़ैसला लेने का पूरा इख्तियार है। तुम जो भी फ़ैसला लोगी, मुझे तुम्हारा हर फ़ैसला कबूल होगा।
गार्ड इसे कहो गेट से अंदर आ जाए, वहीं लॉन में रुके। हमारे घर की बेटियां बाहर दरवाजे पर खड़े होकर बातें नहीं करती। जी साहब। जन्नत सर पर दुपट्टा दुरुस्त किए लॉन की तरफ बढ़ गई। आज जो मन्नत के पास खड़ी थी वो जन्नत को बाहर जाते देख कर इसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे जियान गेट से अंदर आया, सामने जन्नत को आते देखा, इसकी नज़र जन्नत के पीछे छोटे छोटे कदम उठाकर आती हुई आयत पर पड़ी। इसे दो पोनियां बना रखी थी जीन्स और इस पर छोटी सी फूलों वाली प्रिंट की शॉर्ट फ्रॉक पहन रखी थी। इसकी नज़र जान पर पड़ी तो वो गिरते पड़ते जन्नत से पहले जान के पास पहुंच चुकी थी। जन्नत ने आयत को घूर कर देखा, मगर वो जन्नत की घूरी की परवाह किए इतनी देर में जान से लिपट चुकी थी। जियान ने इसे अपनी गोद में उठा लिया। कैसी है मेरी जान? वो इसके गाल पर बोसा देते हुए पूछने लगा। जवाबन इसने भी जियान के गाल को चूम लिया। आयत अंदर जाओ। मेले पापा। वो जियान गर्दन में मुंह छुपाकर बोली। ये मेरी जान के लिए आप जाओ इन्हें अंदर, इन्हें देखकर देखो खोल कर, इसमें आपके लिए टॉयज और चॉकलेट्स हैं, फिर देखकर मुझे बताना आपको कैसे लगे। थैंक यू पापा। वो अपनी तोतली जबान में बोली और शॉपिंग बैग से उठाया तो नहीं जा रहा था, वो घसीटती हुई इसे ले जाने लगी। जियान अपनी बेटी की बहादुरी देखकर मुस्कुराया। जन्नत तब से खामोश खड़ी इन दोनों की हरकत मुलाहिजा फरमा रही थी। 2 सालों बाद एकदम से प्यार का बाप कहाँ से बाप का प्यार कहाँ से उमड़ आया। वो गारदार आवाज़ में बोली, जब एक बाप को उसकी औलाद से बेखबर रखा जाए तो प्यार तो तब ही आएगा जब इसे पता चले। वो अपनी सफाई में बोला, यहाँ फिर से आने का मकसद मकसद तो बहुत ही नेक है। वो पैंट की जेब में हाथ के साथ हुए गुस्साए बोला, काम की बात पर आओ। जन्नत, पिछली बार जब हम मिले थे तब तुमने कहा था कि मुझसे जान भी मांग लो तो तुम दोगी, मगर माफ़ी नहीं दे सकती। मुझे पता है तुम मुझे मेरे किए पर कभी माफ़ नहीं करोगी। बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया। जब पता है कि माफ़ी नहीं मिलेगी तो क्यों आए हो फिर से एक बार हमारी ज़िंदगी में ज़हर घोलने? तुमने कहा था जान मांग लो वो दे दूंगी, तो आज तुमसे मैं तुम्हारी जान मांगने आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? पहले ये बताओ हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा है तुमने? ये रिश्ता तो रिश्ता कहलाने के भी लायक नहीं, तो इसके बारे में सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे लिए यही बेहतर है इसे यहीं ख़त्म कर दो, हालांकि इस तो पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। मुझे तलाक चाहिए, तलाक दे दो मुझे। बकवास बंद करो और दोबारा ये अल्फाज अपने मुंह से मत निकालना। तलाक अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। और ज़बरदस्ती वो ब्रोच खाकर काटदार आवाज़ में कहते हुए इसे लाजवाब कर गई। मैं तुम्हें किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा। ठीक है मत दो, मेरे पास खुला का ऑप्शन मौजूद है, मैं तुमसे खुला ले लूंगी। वो इसे अपने इरादों से आगाह कर रही है। ठीक है ले लो तुम खुला, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें अपनी जान मेरे हवाले करनी होगी। मैं अपनी बेटी तुमसे ले लूंगा। वो ये कहते ही वाकई इसकी जान निकाल गई। जन्नत ने इसकी बात पर अपने सीने पर हाथ रखा जैसे इसकी वाकई जान निकल रही हो। ये क्या कह रहे हो? आयत सिर्फ मेरी बेटी है, तुम इसे कहीं भी पीछे से लेकर आई थी। वो मेरा खून और मैं इसे तुमसे लेकर रहूँगा। नहीं जान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं ऐसा ही करूँगा। अगर तुम मुझसे खुला लेकर अपने दिल की करोगी तो मेरे दिल में भी जो आएगा मैं वही करूँगा। जान, तुम क्यों एक माँ को इसकी बेटी से अलग करके इसकी बददुआएं ले रहे हो? तुमने भी तो मेरी माँ को इसके बेटे से दूर करके इसकी बददुआएं ली हैं। मैंने तुम्हें इनसे दूर नहीं किया। कुछ ना करते हुए हर इल्ज़ाम हमेशा मेरे सर पर ही क्यों डाल देती हो? क्यों जैन, क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम्हारी माँ से तुम्हें दूर करने की जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम खुद हो। और तुम्हारे अमल। वो अपने दही से अंदाज़ा आईना दिखा रही थी। एक ही हल है इस मसले का, तुम सब भूल जाओ, हम मिलकर अपनी बेटी को पालेंगे। इसने से नई रात सुझाई। हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकती कि जाके सारी ज़िंदगी। तुम सबसे माफ़ी मांगने की बजाय मुझ पर अपना जोर चला रहे हो। तुमको तो सबसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मैं बाकी सबका गुनहगार नहीं, सिर्फ तुम्हारा हूँ। इसलिए सिर्फ तुमसे ही माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। तुम्हारे अमल से सारे घर वालों के रिश्तों में दरार पड़ गई है और तुम कहते हो कि तुम उनके गुनहगार नहीं। वो हैरान कुन नज़रों से इसे देखते हुए बोली, कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम बड़े पापा और बड़ी मामा की औलाद ही नहीं, उन्होंने तुम्हें कहीं से लेकर पाला है, वरना इनकी तरबियत तो ऐसी नहीं। वो अपने अल्फाज से ध्यान को आग लगा गई। जन्नत ऊंची आवाज़ में कराया, आओ रुक क्यों गए? आओ ना मारो मुझे, बस यही रह गया है, ये भी कर गुजरो। अभी भी वो थप्पड़ तुम्हारी वो दरिंदगी भूल नहीं पाई मैं। वो जहरीली नागिन की तरफ फनकारी। ज़ियान ने मुठ्ठियों में खींचकर खुद को नॉर्मल किया। फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो खुला लेकर मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, या फिर सब भुलाकर मेरे पास आ जाओ। मुझे तुमने अकेला कर दिया। 2 सालों से मैं भी अपनों की जुदाई का दुख झेल रहा हूँ, और कुछ नहीं तो अपनी बेटी को अपने साथ रखकर अपनी तन्हाई दूर कर लूँगा। भूल होगी तुम्हारी कि मैं कभी तुम्हारे पास आऊँगी। ठीक है तो फिर आज से दस्तबरदार होने की तैयारी कर लो। तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं, तुम्हें सच्चाई से रोशनास करवा रहा हूँ। अदालत एक छोटी बच्ची को इसकी माँ से कभी अलग नहीं करेगी। अदालत सिर्फ शीर बच्चों को नहीं करती। जन्नत ने इसकी बात पर चौंक कर देखा। फिर अदालत में मुलाकात होती है। वो कहते ही इसे वहीं छोड़कर गेट से बाहर निकल गया। जन्नत कितनी देर वहाँ जामिद खड़ी रही। आंसू केतार दर केतार इसकी आंखों से फिसल कर इसके गाल में होने लगे। इसे अपनी जिंदगी रेत के मानंद हाथों से फिसलती हुई महसूस होने लगी। इसकी ज़िंदगी का कुल सरमाया इसकी बेटी ही तो थी। इसके पास क्या पाया था इसने ज़िंदगी में? सब खोकर सिर्फ अपनी बेटी। वो भागती हुई अंदर आई जहाँ सब इसके मुंतज़िर थे। क्या आखिर क्या बात हुई ध्यान से? वो किससे कुछ बिना कहे दौड़ते हुए अपने रूम में बंद हो गई। सबने से रोते हुए अंदर जाता देखकर तो मज़ीद परेशान हो गए। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। जायशा यमुना ने मिलकर सारी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली थी। रोज़ाना बाजारों के चक्कर लग रहे थे। वे घर की सारी जिम्मेदारियां देखना। जायशा तो भुखला कर रह गई। हसाम भी जब फ्लाइट से वक्त बेवक्त वापस आता तो जायशा इसके आने से पहले सो चुकी होती। वो इस वक्त के इंतजार में था जब जायशा खुद अपनी मर्जी से इसकी पसंद में ढलकर इसके सामने आएगी। बस यूं ही दिन गुजरने लगे।
जन्नत ने ज़ियान से हुई सारी बातें सारे घर वालों को बता दी। ज़ियान की बातें सुनकर सबको बहुत गुस्सा आया। ज़रियान ने इसे खुद मिलकर बात करने की ठान ली, मगर ज़मारे ने इसे मना कर दिया। आज इन सबकी कोर्ट में मुलाकात थी। ज़ियान भी अपने वकील के साथ वहाँ मौजूद था और ज़मारे ज़रियान दोनों जन्नत के साथ अपने वकील को भी लेकर पहुँच चुके थे। मेरे ख्याल में आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेनी चाहिए, इनके वकील ने मशवरा दिया। बेशक खुला लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जहाँ तक बच्ची की कस्टडी की बात है तो हमारे हरीफ का केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इनसे बच्ची ले सकते हैं। देख लीजिए, सोच समझ लीजिए एक बार। जज साहब ने अपने रूम में इन दोनों को बुलाया और इस मामले में जन्नत और जान की राय जानी। मैं अपनी बेटी और बीवी के साथ इन सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, इसे तलाक कभी नहीं दूंगा, मगर मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती और मुझे अपनी बेटी की सूरत इन्हें नहीं देनी। आप इनके साथ ना रहने की वजह बताएं, जज साहब ने पूछा। जन्नत खामोश बैठी उंगलियां चटकाने लगी। क्या घर के बाहर भी वो अपनी बच्ची को उस इज्जत का तमाशा बनवा दे, इसी सोच में मुब्तला थी। आजकल छोटी छोटी बातों पर लड़के लड़कियां तो लड़ झगड़ कर एक दूसरे से तलाक का मुतालबा कर लेते हैं। जज साहब, ये कोई बात नहीं। जन्नत ने तड़क कर इनकी बात दरमियान में काटी, मगर फिर वहीं रुक गई। मैं आप दोनों को 6 माह का वक्त देता हूँ। आप लोगों के आपस में जो भी रंजिशें हैं उन्हें दूर कर लें तो बेहतर है। अगर इनके 6 माह में भी अगर आप साथ रहना ना चाहें तो मैं इस केस का फैसला कर दूंगा, साथ ही आपकी बेटी का भी। वो थोड़ी देर समझदार होगी। वो थोड़ी और समझदार हो जाएगी तो जिसके साथ वो खुद रहना चाहेगी इसके हक में फैसला होगा। उन्होंने अपना फैसला सुनाकर गोया बात खत्म कर दी। जन्नत ने एक बार भी ज़ियान की तरफ नहीं देखा, जबकि ज़ियान की नज़र तब से सिर्फ जन्नत के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो दोनों आगे पीछे इनके मखसूस कमरे से बाहर निकल आए। जब ज़रियार और ज़मारे को जज साहब के फैसले का इल्म हुआ तो वो लोग तशवीश भरे अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। बाबा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अब कोर्ट के फैसले से मुनरफ नहीं हुआ जा सकता, कानून को हाथ में लेना मुनासिब नहीं। ज़रियार भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ज़मारे ने इसे राय ली। अगर तुम कहो तो मैं ज़ियान से बात करता हूँ। नहीं भाई, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो बज़िद है अपने फैसले पर। तो फिर जन्नत तो इसके साथ जाने पर राज़ी नहीं, और हम आयत को भी खुद से दूर नहीं भेज सकते। आप ज़ियान को कह दें कि मुझे 6 माह इस घर में रह सकते हैं। मैं अपनी बेटी को अपना नज़रों से दूर हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। कम अज़ कम इस तरह मुझे अपनी बेटी का पता तो रहेगा। ज़मारे ने बेटी की खातिर हार मानते हुए शिकस्त आवाज़ में बोला। ज़ियान घर वापस आ चुका था, मगर इससे कोई भी बात करने का ख्वाहा नहीं था। वो या तो ड्यूटी पर चला जाता और जिस वक्त घर पे होता वो सारा वक्त वो आयत के साथ खेलते हुए इसे प्यार करते बातें करते हुए गुजार देता। पापा चाय। वो अपना फेवरेट खेल ज़ियान के साथ भी खेल रही थी। केटल में से चाय की जगह पानी कप में डालकर ज़ियान की तरफ बढ़ाया। वाह, मेरी डॉल ने तो बहुत टेस्टी चाय बनाई है, मज़ा आ गया। पहले भी कभी इतनी टेस्टी चाय पी नहीं है मैंने, वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोला। वो खिलखिलाकर हंसी। मम्मा चाय। इसने एक कप में पानी डालकर जन्नत की तरफ बढ़ाया, जिसे जन्नत ने खामोशी से पकड़ लिया। ध्यान की मौजूदगी की वजह से वो खामोश बैठी थी। आज काफ़ी देर तक जन्नत का इंतजार करती रही कि कुछ बोली कि जैसे इसके पापा ने इसकी चाय की तारीफ़ की है वैसे इसकी मम्मा भी करे। मगर जब तक काफ़ी देर तक जन्नत कुछ नहीं बोली तो आयत ने ज़ियान के हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा कप, जिसमें ज़ियान ने एक छोटा सा घूंट भरा था, इसने जन्नत को पकड़ाया। जन्नत ने इसकी तरफ हैरत अंगेज नजरों से देखा, फिर बात समझ में आते ही बोली, मेरी कप में भी जो चाय थी वो बहुत मज़े की थी। इस कप को वापस करें, मुझे किसी की भी झूठी चाय पीना पसंद नहीं। मेरी डॉल यहाँ आई पापा पास। इसने अपनी दोनों माएँ वहाँ केस अपने पास बुलाया, जो अपनी मम्मा के यूँ उठकर कमरे से बाहर चले जाने से अफसरदा हो चुकी थी। मेरी जान को डॉल चाहिए जी। इसने झट पर अस्पात में ज़ोर ज़ोर से सारे लाते हुए कहा, हम कल मार्केट चलेंगे, वहाँ से अपनी जान को इसकी पसंद की डॉल लेकर दूंगा। वो प्यार भरे अंदाज में बोला तो आयत ने इसके गाल पर बोसा दिया। बरीरा अपने कमरे में नमाज अदा कर रही थी। इसे अपने पीछे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो नमाज अदा किए जाए नमाज तय कर एक तरफ रखते मुड़ी तो ध्यान इनके पीछे खड़ा था। आई एम सॉरी मॉम, वो शर्मिंदगी सर झुकाए हुए बोला। ध्यान, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। बरीरा ने इसके मुँह से शिकवा फिसला। मामा, आपने एक बार भी मेरी राय नहीं जानी, बस मुझे इसमें फैसला सुना दिया। आपको मेरे किरदार पर शक था, कैसे सोच सकते हैं कि आप मेरे बारे में कि मैं अपने घर की लड़की के साथ कुछ बुरा कर सकता था। बस यही बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने यही सोचा कि जब सब मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं तो मैं उन्हें सब सच करके दिखाऊंगा। मैं गुस्से में था और गुस्से में होशो आवाज़ गंवा बैठा। गुस्से में इंसान के दिमाग पर शैतान का कब्जा होता है। मुझे इसी ने वर्गलाया और मैं मसला सोचने की बजाय ठीक करने की बजाय सब गलत करता चला गया। इन 2 सालों में आप नहीं जानती मैं कितना तड़पा हूँ, कितना पछताया हूँ अपने किए पर। एक पल के लिए भी सुकून की नींद मुयस्सर नहीं थी। जन्नत की आवाज़ें मेरे कानों के पर्दों को फाड़ कर रख देती। मैं इससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर इसने तो माफ़ी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए मुझ पर। मैं जानता हूँ जो मैंने किया जन्नत मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, मगर फिर भी कोशिश करना चाहता, ताकि ये हसरत ना रह जाए कि मैंने कोशिश नहीं की। वो पत्थर बन चुकी है, लेकिन अगर पत्थर पर भी मुसलसल पानी पड़ता रहे तो एक न एक दिन इसमें भी सुराख पड़ जाता है। इसी आस में हूँ कि शायद एक न एक दिन वो भी मुझे माफ़ कर दे। ज़ियान, जन्नत पहले ही बहुत टूट चुकी है, इसका मज़ीद इम्तिहान मत लेना। मामा, मेरा आपसे वादा है, मैं जन्नत को कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने दिल से जन्नत की ज़िंदगी को जन्नत बनाने का वादा करता हूँ आपसे। वो इनका हाथ थाम कर यकीन दिलाने लगा। मेरी दुआएं तुम सबके साथ हैं। अल्लाह ताला जन्नत को सब्र दे और तुम दोनों की ज़िंदगी खुशी से भर दे। आज को तुम दोनों के प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है, इसका बहुत ख्याल रखना ध्यान। जी मामा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपकी बार वो बरीरा के गले लगा तो बरीरा कितने अरसे बाद सुकून मिला।
हीर अपने रूम में थी, नींद की दवाई के ज़ेर असर सोई थी कि अचानक सर को इधर से उधर पटकने लगी, कभी दाएं तो कभी बाएं तरफ। इसका चेहरा पसीने से शराबूर हो चुका था, चंद लिट्टे भीगकर पेशानी पर चिपक चुकी थी। चलो हीर यहाँ से। जामिन ने इसे जहाज़ में खींचा। नहीं जामिन, मुझे छोड़ दो। इसे अपना हाथ छुड़वा रही थी, मगर जामिन ने इसे अंदर खींच लिया। जहाज़ मौजूद हवा में मुतल्लक थी। धाड़ 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 गोलियों की बौछार कर आवाज़ सुनकर हीर अपने दोनों हाथों को कानों पर रख लिया। जब गोलियों की बौछार ने इसके सीने को चीर दिया, इसका वजूद लहराता हुआ नीचे खाई में गिरा। हीर ने देखा, वो वही था। यहाँ शेर जमान वो खुली आंखों से खून में लथपथ नीचे खाई में गिर रहा था। नहीं, वो हाथ बढ़ा के चिल्लाई इसको बचाने को। एकदम इसकी आंखें खुली, सारा मंजर एकदम बदल चुका था। क्या हुआ? हीर, इसकी जानी पहचानी आवाज़ सुनकर हीर ने अपने पास बैठे शेर जमान को देखा। आप ठीक है ना? वो बेतहाशा रोते हुए इसकी गर्दन में बाजू डालकर इसके साथ लगी। हे माय लिटिल वाइफी, क्या हुआ बताओ तो। आपको कुछ नहीं होगा, वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। इसका जिस्म किसी बुरे ख्वाब के ज़ेर असर बुरी तरह कँपकँपा रहा था। जब तक मेरी लिटिल वाइफी मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, वो इसकी पूँछ सहलाते हुए नरमी से बोला। मेरे साथ चलोगी? हीरे से पीछे होती इसकी तरफ देखने लगी। हमेशा के लिए? शेर जमान की अगली बात पर वो चौंकी। मगर मम्मा पापा, सोच लो हीर। शेर जमान ने अपनी चौड़ी हथेली इसके आगे पहन की। हीर शेर जमान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मगर मेरी एक ख्वाहिश को पूरा करेंगे? मेरी लिटिल वाइफी की हर ख्वाहिश पूरी होगी, बताओ। हीर ने अपना चेहरा निकास इसके कान के पास ले जाते हुए राजनाना अंदाज में इसके कान में एक बात कही, जिसे सुनकर शेर जमान के चेहरे के तासुरात संजीदा हुए। ठीक है, मगर मेरी ख्वाहिश भी तो पूरी होनी चाहिए। इसके चेहरे के तासुरात में फैला तनाव एकदम बदल कर रोमानवी हुआ। हीर का दिल एक बार से धड़कने लगा। अभी तो इस दिन का जुर्माना अदा करना बाकी है मिस बेहोश। वो दोमानी नजरों से देखते हुए सैरंगेज आवाज़ में बोला। इन नजरों का रुख फेर गई। अभी से ऐसे नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा। लिटिल वाइफ जुर्माना अदा तो करना पड़ेगा। उसके कान के करीब आते ही सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला और उसके कान के लू को दांतों में हल्का सा दबाया। इसकी समर पर हीर के लबों से स्कारी निकली। पर प्लीज़ ना करें। वो आंखें मीच गई। शेरजमा ने थोड़ा सा झुककर इसकी सुराईदार शफाफ गर्दन पर अपने लब रखे। अब इसके लब जा बजा इसकी गर्दन पर अपना लब छोड़ने लगे। हीर को इसकी मोचों की जबन से अपना धड़कन धूंघनी की तरह चलती हुई महसूस हुई। वो आंखें मेचे मुठियों से कंफर्टर को भींच गई। अभी तो ठीक से शुरुआत भी नहीं की और मेरी लिटिल वाइफी का ये हाल है। इख्तिताम तक तो लगता है फिर से बेहोश हो जाओगी। वो इसकी शर्म से लरसती हुई बल्कों की चिलमन का दिलकश रक्स देख कर बोला। बाकी का उधार रहा। वो उसका चेहरा अपने हाथों के पहलों में भरकर इसकी झुकी हुई लरसती पलकों पर अपने लब रखते हुए वहाँ से उठा और वापस बाहर चला गया। हीरी से जाता हुआ देख रही थी। इसके जाते ही इसने सर से पाँव तक कंफर्टर ओढ़ लिया। वो अभी भी कपकपा रही थी। इसके लम्स अभी तक अपनी गर्दन पर महसूस किया। आप लोगों ने लिस्ट बनाया ली गेस्ट की? शायमा ने जरशाल और जुनाश से पूछा। हाँ जी बेटर जी, बन चुकी लिस्ट, जरशाल ने बताया। तो छोटी मम्मा, अपनी सोसाइटी के लोगों को भी बुलाया? ये मेरा मतलब हमसाए वगैरह? इसने अपने तय पूछना चाहा। या आपको कब से अपने भलेदारों की फिक्र होने लगी? जरशाल ने पूछा। बेटा जी, कोई गड़बड़ तो नहीं? जुनाश ने जांचती हुई नज़रों से शायमन को देखकर पूछा। नहीं नहीं मम, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आखिर को महल्लेदार के भी तो हकूक होते हैं ना, इन्हें भी पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। बड़ी मम्मा, माने या ना माने, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। पास बैठे हुए जामिन ने बाद में टुकड़ा लगाया। शायमन जामिन को देखकर इसे ना बोलने का इशारा कर रहा था। छोटी मम्मा, आपका लड़का जवान हो गया, इस पर तवज्जो दें। मुझे तो लगता है आपको जल्दी मोहल्ले में से किसी से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। ध्यान जो इनके नज़दीक सोफे पर बैठा था, इसने अपनी राय दी। शायमन, ऐसी कोई बात है तो बताओ। जुनाश ने तीखी नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? तुम्हें इस घर में रहने दिया है, यही बहुत है। अपने मशवरे अपने पास रख लो। जामिन का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं पड़ा था। वो तिलमिलाते हुए ज़ियान को देखकर बोला। साले साहब, ज़्यादा जोश में ना हो। ये मत बोलो मैं रुतबे में तुमसे बड़ा हूँ, ज़रा तमीज़ से। ज़ियान ने हंसते हुए कहा। जामिन इसकी बात पर दांत पीस कर रह गया। मॉम, सबका अंदाज़ा ठीक है। मैं आपको शादी में मिलवाऊंगा, प्लीज़ आप जालिम समाज मत बनिएगा। वो जुनाश के पास जाकर इसके घुटनों पर सर रखे मन्नत भरे अंदाज में बोला। वो जुनाश पहले तो हैरान हुई, फिर मुस्कुराने लगी। फैसला तो तुम्हारे बाबा ही करेंगे। आप मना लेना ना उन्हें प्लीज़। गोद में रखा सर अपना उठाकर बोला। अच्छा, कोशिश करूँगी। फिर तुम्हें भी मार्केट तक ले जाना होगा, मुझे कुछ खरीदना है। मम्मा भी कल ही तो लेकर गया था। मुझे झिल्लाकर बोला। अब बाजार में इतना वक्त लगा देती हैं, बाहर खड़े होकर मेरी टांगों का कबाड़ा हो जाता है। जुनाश ने इसकी बात पर घूर कर देखा। ओके ओके चले, मैंने नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि इनसे तो सिफारिश करवानी थी। वो दोनों वहाँ से उठ गए। तब तो जरशाल भी किचन में शाम के खाने की तैयारी करने लगी। लाजमी सी बात है, तुम शादी के फंक्शन में ज़रूर आओगे, जामिन ने ज़ियान से कहा। ये भी भला कोई पूछने की बात है? आऊँगा। आओगे तो अपनी पुलिसगिरी को घर छोड़कर आना। अगर वहाँ कोई पुलिसगिरी दिखाई तो मत भूलना कि अगर तुम रुतबे में बड़े हो तो मैं ओहदे में तुमसे बड़ा हूँ। बबलू उचकाकर स्पॉट अंदाज में बोला। धमका रहे हो? ज़ियान ने इसकी धमकी के अंदाज में पूछा। तुमसे धमकी समझ रहे हो या धमकी ही सही, वो जवाबन बोला। देखा जाएगा।
जुनाज शॉपिंग मॉल में दाखिल हुई, इधर उधर नजरें दौड़ाई अपने मतलब की चीज़ों की तलाश में। शैमैन बाहर गाड़ी में ही बैठा था, इसे रश में आने से कोफ्त होती थी। जुनाज ने अभी पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि किसी ने इसका हाथ पकड़ा। इसने अपने हाथ पकड़ने वाले को हैरत अंगेज नजरों से देखा। मैं उनका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया जहाँ रश कदरे कम था। तुम कहाँ होते हो? पता है तुम्हें कितने परेशान हैं तुम्हें लेकर। बहुत मनमानियाँ करने लगे हो तुम, ना हमारा फ़ोन उठाते हो ना खुद घर आते हो। आखिर क्या करना चाहते हो तुम? मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम महीनों महीनों घर से गायब रहो। ये तो इसे सामने देखकर आज फट पड़ी थी। आई एम सॉरी मॉम, वो इनका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाकर बोला, मिस यू टू। बस कुछ वजूहत हैं, आपको बता नहीं सकता, इसलिए फ़िलहाल घर नहीं आ रहा। शेरजमान हीर के मामले को सुलझाओ, वही तो सुलझाना है। आप देंगी मेरा साथ? इसे जुनाइश को अपनी बात बताई। ठीक है, मैं दूंगी तुम्हारा साथ, मगर इसके बदले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। माम आप हुक्म करें, आपकी हर बात सर आंखों पर। आप जो कहेंगी वही करूँगा, चाहे मेरी जान मांग लें। कभी उफ तक नहीं करूँगा। अपनी बात से मुकरना मत, याद रखना। उन्होंने अपने तई इसे बावर करवाया, नहीं मुकरूँगा, प्रॉमिस। ठीक है, तो जो तुम चाहते हो वही होगा, बेफिक्र हो जाओ इस बारे में। शेरजमान मुतमईन हो गया, मगर इनसे मिलते ही वहाँ से निकल गया। जुनाश ने इस लोगों की भीड़ में गुम होते देखा। मेहंदी और बारात का फंक्शन इकट्ठा होना तय पाया था। 7 बजे मेहंदी का फंक्शन शुरू होना था। फिर इसके बाद निकाह का मरहला तय पाना था। जिस तरह में पहली बार हुआ था कि मेहंदी तो अच्छे से अंजाम पा गए थे, मगर बारात वाले दिन दूल्हा चला गए थे। इस बार हफ्ते मातकदम के तौर पर एक ही दिन में दोनों फंक्शन रखे गए थे, ताकि एक ही बार सब कुछ निपट जाए। मेहंदी के लिए नीचे वाला हाल सजाया जा चुका था, जब निकाह के लिए ऊपरी मंजिल में सेटिंग की गई थी। नीचे वाले फ्लोर पर हर तरफ मोती और गेंदे के फूल लगे हुए थे और उनकी महक फिजा को मुअत्तर कर रही थी। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। शहरयार, जैगन और जरियार के दोस्त भी आ चुके थे और जमारे के कुलीग्स भी। शहरयार जमारे ने वाइट कलर की शलवार कमीज पर बास्केट पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत सुपर दिखाई दे रहे थे। जरियार और जैगन के ने ग्रे कलर की शलवार कमीज पहनकर इस पर बास्केट पहन रखी थी। वो दोनों भी बहुत शानदार लग रहे थे। इब्तिसाम के दोस्तों ने इसे घेर रखा था, जो मेहंदी बहाल के स्टेज पर लगे सोफे पर बैठा था। यमुना ने मन्नत के लिए जैसा मेहंदी का जोड़ा खरीदा था, वैसा ही जायशा और जन्नत के लिए भी खरीदा था। जायशा डार्क ग्रीन कलर के लहंगे मुलव्वस थी, जिस पर कढ़ाई का भारी काम किया गया था। गले में नाजुक सी ज्वेलरी थी और बालों को चूड़े की शक्ल में बांधकर इसमें मोती के फूल लगाए। कामदार दुपट्टे को सर पर पिन्नों की मांद से टिकाया एक तरफ से कंधे के पीछे से गुजार गया था, जबकि दूसरी तरफ से कंधे के आगे किया हुआ था। मन्नत भी तैयार हो चुकी थी, इसने वैसे ही डार्क ग्रीन कलर का भारी कामदार लहंगा पहना हुआ था। बालों की फ्रेंच टेल बनाए, इसमें जा बजा मोती की खुली कलियां लगाई हुई थी। हल्का फुल्का सा कुदरती फूलों का जेवर पहन रखा था। लाइट से मेकअप में वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आयत आप तैयार हो गई हो, आप आराम से बैठ जाओ, गिर जाओगी। जन्नत ने आयत को तैयार करके बिस्तर पर बिठाया, जो बार बार बेड से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। बेड काफ़ी ऊंचा था, इससे डर था कि मैं फर्श पर न गिर ना जाए। एक तो ये मम्मा ने भी ना मुझे खाम फंसा दिया। वो झिझलाकर बोली और अपने भारी भरकम लहंगे को सटक कर बोली, अब मैं इस लहंगे को संभालूंगी या आयत को? वो मुंह में बड़बड़ा रही थी। कुछ देर पहले जरशाल जन्नत को लहंगा देख गिर गई थी और कह रही थी कि यमुना ने इन तीनों के लिए एक जैसा बहुत प्यार से लिया है। इनकी ख्वाहिश है कि आज वो तीनों एक जैसा लहंगा पहने, तो बुरी पप्पू को नाराज़ मत करना और ये पहन लेना। जन्नत ने इनकी बात मानकर लहंगा पहन तो लिया, मगर संभाले नहीं हो रहा था। ऊपर से आयत मैडम ने अलग तंग कर रखा था। मम्मा, इसने जन्नत को मुतवज्जा की आवाज़ देकर। जन्नत जो अपनी शर्ट की बैक डोरी बंद कर रही थी, पलट कर इसकी जानने का क्या चाहिए आयत? वो पूछने लगी। मम्मा, वो इसने कबर्ड के ऊपर इशारा किया जहाँ इसे वो डॉल नजर आ गई, जो जन्नत ने इसे छुपाने के लिए ऊपर फेंक दी थी, क्योंकि वह डॉल जान लेकर इसे ला कर दी थी और आयत हम इस डॉल को अपने साथ चिपकाए रखती। जन्नत ने गुस्से में वो डॉल कबर्ड के ऊपर फेंक दी थी। अब आयत वो डॉल देखकर बकायदा रोने लगी। बहुत तंग करने लगी हो आयत तुम मुझे, वो डपट कर बोली। जब से तुम्हारा बाप आया बहुत बिगाड़ दिया इसने तुम्हें। आयत के रोने ने मजीद शिद्दत पकड़ी। इसे डॉल देने के सिवा कोई चारा नहीं मेरे पास। नहीं तुम, इसने मुझे तैयार होने नहीं देना। वह बड़बड़ाती हुई स्टूल रखकर ऊपर चढ़ी और हाथ मारकर डॉल उतारने लगी, तो उसका हाथ अनजाने में ऊपर एक शीशे की शोपीस से लगा। वो नीचे गिरा और छनाके की आवाज़ से अनगिनत किरचियों में मुनकसिम हो गया। लो अब एक और काम बढ़ गया, वो बेजारी से बोली। फिर हाथ मारकर डॉल पकड़ी। ज़यान, जो आयत की गला फाड़ कर रोने की आवाज़ सुनकर कमरे में आया, जन्नत को स्टूल पर खड़े देखकर वहीं साकित रह गया। लहंगे में मुलव्वस दुपट्टे के बिना रनाइयाँ बिखेर रही थी। जन्नत की नज़र ज़यान पर पड़ी तो वो सटपटा कर रह गई अपनी हालत पर। बिना सोचे समझे तेजी से नीचे उतरने लगी ताकि अपना दुपट्टा उड़ सके। ज़यान ने जल्दी से नीचे झुककर इसकी पाँव के नीचे अपनी हथेली रख दी। जन्नत ने हैरत अंगेज नजरों से इसे देखा। इसके दोनों हाथों की हथेलियों पर इसके पाँव थे और ज़यान के हाथों की पुष्ट पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े चुभ चुके थे। जन्नत फौरन अपने लहंगा दोनों से हाथों से समेटकर साफ जगह पर हुई जहाँ कांच नहीं थे। ज़यान उठ गया। इसने देखा कि जन्नत खामोश हो चुकी थी, शायद ज़यान को सामने देखकर। ज़यान ने कमरे से वापस बाहर निकलना चाहा। रुको, ज़यान को अपने पीछे से आवाज़ आई। इसने पलट कर देखा। जन्नत शानों पर दुपट्टा फैला चुकी थी। इसने ज़यान के हाथों की पुष्ट देखी जहाँ से खून रस रहा था। वो भी कांच की करचियाँ वहीं चुभी हुई थी। इसने आगे बढ़कर इसके हाथ की पुष्ट से वो करचियाँ एक एक करके अलग करने लगी। ज़यान को दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। मसीहा, जब ऐसा हो तो दर्द का इलाज खुद ब खुद ही हो जाता है। किसी खुशफहमी में मत रहना। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है।
ध्यान ने आयत को इसकी डोल पकड़ाई और टिश्यू बॉक्स से टिश्यूज निकाले, इसके चेहरे पर लगे आंसू पूछे। फिर चलती हुई जन्नत के पास है जो मेकअप से मुबारक चेहरा लिए आईने के सामने खड़े अपने बाल जूड़े की सूरत में लपेट रही थी। ध्यान ने आगे बढ़कर इसकी खुली हुई बैक डोरी बंद करना चाहिए। जन्नत ने इसका हाथ झटक दिया। ध्यान ने फिर से डोरी बांधना चाहिए। जन्नत ने फिर से इसका हाथ झटक दिया। ध्यान ने तीसरी बार फिर से वही अमल दोहराया और इस बार इस बिना किसके रिएक्शन की परवाह किए डोरी बांध कर ही दम लिया। जन्नत इसे शीशे में खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। जन्नत जबकि वो बिना कुछ कहे आयत को अपनी गोद में लिए वहां से बाहर निकल गया। जन्नत इसकी हर डरने पर कुड़ती रह गई। कुछ भी हो जाए, ये शख्स हमेशा अपनी मनमानी करके ही रहता है। वो जलकर बोली, हीर तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, नहीं कपड़ों में हो। यमुना ने इसे सादा से कढ़ाई वाले सूट में देखकर कहा, मगर मुझे पता नहीं मम्मा, मैंने पहनना क्या है। वो मासूमियत से बोली, ये लो तुम्हारा ड्रेस, जाओ जल्दी से तब्दील करके आओ। मगर मम्मा, ब्लैक रंग का ड्रेस। हीर ज़्यादा सवाल मत करो, बाद में पता चल जाएगा। मम्मा आपने लिया है ये मेरे लिए? इसने इतने खूबसूरत ड्रेस को साइश नज़रों से देखकर पूछा। नहीं मैंने नहीं लिया, किसी ने भेजा है। किसने मम्मा? ये बहुत भारी है। ये नखरे मत करो, जाओ जल्दी बातें बनाना बंद करो। कुछ देर बाद जब हीर अपना भारी कीमती लहंगा उठाए बाहर आई, वाह आप तो बहुत प्यारी लग रही है। इसने आयशा और जन्नत मनन को एक साथ ब्राइडल रूम में देखा तो सूफी अंदाज में कहा, तुमने तो सिर्फ ड्रेस पहना, अभी मेकअप भी नहीं किया, फिर भी इतनी प्यारी लग रही हो। आयशा ने इसकी थोड़ी को पकड़कर छुप कर कहा, ये ब्लैक कलर का भारी कमदार नेट का लहंगा पहना था जिसके बनारसी बॉर्डर पर दीदा जेब काम किया गया था। शर्ट और दुपट्टा भी काम से मुज़य्यन था। आप ही मुझे तो डर लग रहा है, मन्नत ने जायशा से कहा। इसमें डरने की क्या बात है, वो कोई जिन थोड़ी ना है जो हमें खा जाएंगे। जायशा ने मुस्कुरा कर कहा, किसी जिन से कम भी नहीं। मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, देखना आज इब्तिसाम भाई तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे। जन्नत ने मन्नत को छेड़ते हुए कहा, आज वो अपनी बहन की खुशियों में दिल से शरीक थी और बहुत खुश थी। आप ही इब्तिसाम भाई क्यों तारीफ करेंगे मन्नत आप ही की? हीर ने सवाली नज़रों से देखते हुए कहा, मम्मा आप बताएं ना। जायशा ने यमुना से को देखकर कहा, जो हीर की बाकी मैचिंग की चीज़ें बैग से निकाल रही थी। ओहो मैं क्या समझाऊँ इसको, तुम खैर से शादीशुदा हो, तुम ही समझाओ इसे। जायशा की आंखें हैरत से फैली इनकी बात सुनकर। क्या वो क्या समझाए हीर को? नहीं मम्मा आप ही समझाए, मुझे नहीं पता। वो दामन छुड़वा कर बोली। जन्नत और मन्नत दोनों आई जायशा की हालत का मजा लेते हुए हंस रही थी। बेटा जी, जब शादी होती है ना, दूल्हा अपनी दुल्हन की तारीफ करता है, सिंपल। यमुना ने गोया बात ही खत्म की। मगर मम्मा मेरी दूल्हे ने तो मेरी तारीफ की ही नहीं, वो खफकी से मुंह फैलाकर बोली। इसकी बात सुनकर जन्नत, मन्नत और जायशा तीनों खिलखिलाकर हंसने लगी। तुम तीनों मेरी मासूम सी बच्ची का मजाक मत बनाओ। यमुना ने इन तीनों को मसनूई तौर पर डांटा। मेरी हीर बहुत अच्छी है, इसकी बात सबकी बात मानती है, और जब लड़की किसी की बीवी बन जाती है तो इसे अपने शोहर की हर बात माननी चाहिए, ठीक है ना हीर? उन्होंने दबे लफ्जों में से समझाया। हीर ने समझदारी से इस बात में सर हिलाया। जायशा और जन्नत दोनों मिलकर मन्नत को बाहर स्टेज पर ला रही थी और जन्नत जायशा की हमराई और लड़कियों के झुरमुट में घिरी दुपट्टे के नीचे चलते हुए स्टेज तक पहुंची तो वहां इतने सारे लोगों को देखकर घबरा गई। डीजे ने ऊंची आवाज में अल्लाह ताला के नाम लगाए हुए थे। जब वो चलकर यहाँ तक आ रही थी, तमाम मर्द एक साइड पर लगे सोफे पर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। हसाम और जैन सबकी नज़रों का मरकज बने हुए थे। प्लेटों में फूलों की पत्तियां लिए खड़ी लड़कियों ने इन पर फूल निछावर किए। फिर वो लड़कियां पीछे हट गई थीं और इब्तिसाम उठकर आगे बढ़ा के हल्का सा झुककर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मन्नत बुरी तरह चौंक कर गड़बड़ाई थी। वो बेहद नर्वस थी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, कैसे इतने लोगों के सामने इब्तिसाम का हाथ पकड़ लेती। सर झुकाए वो शिशुपन में मुब्तला थी। लोगों के लिए ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प थी कि दूल्हा साहब कब से हाथ आगे खड़ा है और दुल्हन अपनी जगह से हिल के नहीं दे रही। मन्नत पकड़ो यार, जन्नत की आवाज़ से उसने अपने कानों में सुनाई दी तो इसने हिम्मत की और अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। वो इसके हाथ से अपना लहंगा संभालती इब्तिसाम के सहारे स्टेज पर आई। इब्तिसाम इसके इतने करीब आ चुका था कि इसके दिल की धड़कन उथल पुथल हुई और घबराहट के मारे पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी। मन्नत पकड़ो यार, जन्नत की आवाज़ इसे अपने कानों में सुनाई दी तो इसने हिम्मत की और इसे अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया और एक हाथ से अपना लहंगा संभालती इब्तिसाम के सारे स्टेज पर आई। इब्तिसाम इसके इतने करीब आ चुका था कि इसकी दिल की धड़कन अदल बदल हुई और घबराहट के मारे पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी। वो जाकर सोफे पर बैठ गई तो फोटो सेशन शुरू हो गया। साथ ही टेबल पर पड़ी प्लेट में से मिठाई लेकर इन्हें खिलाई। इसके नर्म मुलायम चेहरे पर शर्म और हया की लाली ने इसके हुस्न को मजीद बढ़ा दिया था। अब वो सर झुकाए बैठी थी, सब बारी बारी आकर उन्हें मेहंदी और उपटन लगा रहे थे। जनाश, बरीरा, यमुना और जशाल ने एक जैसे दीदा से हल्के से कामदार सूट जेब तन कर रखे थे। सब बड़ों ने रस्म की तो यंग पार्टी ने भी धावा बोल दिया। मामा जाए ना मिले इनसे, शायमन ने जुनाश के पास आकर कहा। किससे बेटा? वो हैरान कुन नजरों से इसे देखते हुए पूछने लगी। मामा मैंने आपको बताया तो था, वो देखो येलो और पिंक ड्रेस में दुआ है और इसके साथ इसकी मम्मा, भाई और भाभी हैं इस टेबल पर। शायमन ने इस तवज्जो दिलाई। अच्छा आओ मेरे साथ। वो इसके हाथ इनकी टेबल पर आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मिसेस नईम आप? इसने दोस्ताना अंदाज में पूछा। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? जुनाश ने इखलाक के तकाजे
से निभाते हुए पूछा, बहुत शुक्रिया, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उन्होंने जवाबन मुस्कुरा दिया। ये शादी की तकरीब से फारिग हो जाए तो इंशाल्लाह आपके घर ज़रूर आऊँगी। ज़ुनाश ने आगाह करना मुनासिब समझा। जी बिल्कुल, आप ही का घर है, वो भी जब मर्ज़ी आएँ। मिसेज़ नईम ने कहा, ये मेरा बेटा है शाइमन, अभी 1 माह पहले ही ऑक्सफ़ोर्ड से अपनी तालीम मुकम्मल किए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। शाइमन ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और फिर दुआ के भाई को भी सलाम झाड़ा। कुछ रस्म सी गुफ्तगू की हुई इन सब के दरमियान। वो दुआ भी कहे बगैर शाइमन पर नज़र डाल रही थी। शाइमन भी सजी संवरी दुआ को नज़रों के हिसार में लिए हुए था। मेहंदी की रस्म खुश असलूबी से अपने अंजाम को पहुंची तो अब निकाह की तैयारियां शुरू कर दी गई। जन्नत अपने साथ मन्नत को ब्राइडल रूम में ले गई निकाह की मुनासबत से तैयार करने के लिए। मेहमान मर्द हजरात भी अभी नीचे ही थे, बस घर के सब अफराद ऊपर वाले हाल में आए, जिसमें जमारे सरशाल सैगन जोनाश दरियार बरीरा शहरियार यमुना इब्तिसाम हसाम जायशा हीर ज़ियान शाइमान और आयत शामिल थे। बाकी सब अभी निचले फ्लोर पर थे। निकाह के वक्त उन्होंने ऊपर आना था। इसी दौरान हाल में मौजूद तमाम लाइट्स ऑफ हो गई। यकदम चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब घर वाले परेशान हो गए, आखिर ये अचानक क्या हुआ। तभी हाल में मौजूद डांस फ्लोर पर एक स्पॉट लाइट पड़ी तो सबने पलट कर इस तरफ देखा। सब मतलाशी निगाहों से वहीं देख रहे थे। अचानक वहां लगे बूफर से निकले वाले तेज आवाज म्यूजिक ने इनके कान के पर्दों को हिला डाला। बादशाह हैं दिल के गाने के बोल अदा हुए तो स्पॉट लाइट की रोशनी में स्याह जीन्स और शर्ट जिसके ऊपरी 2 बटन खुले, जिसमें इसका कसरती सीना नुमाया था, सर पर स्याह हैट रखे वो चेहरा छुपाए माहिराना अंदाज में फुट स्टेप लिए था, जिसमें इसके पांव आगे पीछे हुए थे। बादशाह हैं दिल के, इसने हैट उतार कर फेंका। सबने चौंक कर डांस स्टेप्स लेने वाले शेर जमान को देखा तो हैरत ज़दा रह गए। ऐश फरमाते हैं गाने के दूसरे बोल पर जामिन, जिसने शेर जमान की तरह ही ब्लैक जीन्स और शर्ट पहन रखी थी, ऐश डर का हाथ पकड़ दोनों एक साथ डांस मूव लिया। ही शेर जमान को देखकर इसकी तरफ दौड़ी। गाड़ी की बोनट पर पीते हैं खाते हैं, फितरत अपनी अटपटी, ऊपर से जींस भी फटी। जामिन और ऐश मूव्स लेते हुए नजर आए। घूमता हुआ डांसिंग फ्लोर एक बार फिर शेर जमान को सामने लाया और खोल कर रखते अपनी शर्ट के बटन। ओ कुड़ियाँ क्या नाचेंगी, ये रे डांसिंग फ्लोर के लेजेंड हैं हम, हिला देंगे लटकों झटकों से, हीरो के भी हीरो हम, डांस के लेजेंड हैं हम। स्पीकर बोले धम धम धम। इन तीनों ने एक जैसे मूव्स लिए। डांस फ्लोर पर जैसे इनके स्टेप से आग लगी। चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फायरिंग की शुरुआत हुई तो रोशनी का समंदर आबाद हुआ। ईद जो स्टेज पर शेर जमान के पास इसे डांस करते देखकर हैरानगी से मुंह खोले खड़ी थी। शेर जमान ने आगे बढ़कर एक उंगली इसकी थोड़ी पर रखे इसके अध खुले मुंह को बंद किया। हीर और शेर जमान एक दूसरे की आंखों में देखते मुस्कुराए। शहरयार ने हीर और शेर जमान को साथ देखा तो गुस्से से इनकी तरफ बढ़ा। हसाम और इब्तिसाम जो कि इसके साथ खड़े थे इसकी शानों पर हाथ रखे इसे रोक गए। माहौल में गाने की आवाज़ गूंज रही थी। बाबा भी काम। हसाम ने शहरयार के निशाने पर हाथ रखकर कहा, बाबा भी हीर इसकी बीवी है। इब्तिसाम ने भी हाथ रखकर इसे पुरसुकून करना चाहा। शहरयार मुठियां भींचकर खुद पर जब्त करते रह गया। शेर जमान हीर का हाथ पकड़े भागने के अंदाज में डांसिंग फ्लोर से नीचे उतरा। हीर शेर जमान जामिन और ऐश जारू ने ब्लैक ड्रेस पहन रखे थे। जामिन और ऐश दोनों गाने पर स्टेप ले रहे थे। शो में व्हाट यू गॉट, तेरे पास मर्सिडीज मेरे पास है साइकिल, तू क्लब की शकीरा और हम गली का माइकल। जामिन ने मुंह लेते कहा, ब्रांड तेरे फेक हैं सभी, बनता है तू क्यों और अभी, देसी क्या जाने इंटरनेशनल रिदम। ऐश डार भरपूर इसका मुकाबला कर रही थी। और कुड़ियाँ क्या नाचेंगी रे डांसिंग फ्लोर के लेजेंड हैं हम, योर टर्न, मैं चीज़ ओरिजिनल तू जाली नोट है, मेरे डांस से ज़्यादा मेरी अदा हॉट है, ये समझो ना हमको डफर है अपना हाई कैलिबर, बातों से ज़्यादा अपने मूव्स में है दम। दोनों में बराबर की टक्कर थी। मुंडे क्या नाचेंगे रे डांसिंग फ्लोर्स के लेजेंड हैं हम, अपने लटकों झटकों से, स्पीकर बोले धम धम धम। और कुड़ियाँ क्या नाचेंगी रे डांसिंग फ्लोर के लेजेंड हैं हम, हिला देंगे लटकों झटकों से, हीरो के भी हीरो हम। ज़रा और जैगन अपनी बिजनेस पार्टनर ऐश डार को जामिन के साथ डांसिंग फ्लोर पर देखकर हैरान हुए। आज जो जियान की गोद में थी अपने मामू जामिन को डांस करते देख अपने नन्हे नन्हे हाथों से तालियां बजा रही थी। जियान और जन्नत इसे देखकर खुश हो रहे थे। शेर जमान ने जाकर जैगन को पुश से गले लगाया। जैगन ने नज़रों में बेपनाह खौफ के लिए इसके मुड़कर देखा। शेर जमान ने जोर से खुद में भींचा। जैगन अपने बेटे के मनाने के अंदाज पर निसार हुआ, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। ये मंजर देखकर जुनाश के चेहरे पर भी आसूदा मुस्कुराहट बिखर गई। मन्नत को मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया तो जायशा इसकी तैयारी मुकम्मल होते देखकर खुद भी निकाह की मुनासबत से दूसरा ड्रेस चेंज करने चली गई। वो ड्रेस तब्दील करके बाहर आई तो किसी ने इसकी बाजू खींच कर इसे ब्राइडल रूम से हिलाकर ड्रेसिंग रूम में बंद किया। ये साड़ी पहनकर सामने आने से आपका क्या इरादा, क्या जाहिर करता है? सामने जायशा के डोलते हुए वजूद को अपने इशार में ली फसूं खेज आवाज़ में कहा, आपने ही कहा था कि जब वो बोलने की कोशिश करी थी मगर शर्म के बायस ज़बान मजीद बोलने से इनकारी थी कि जब वो इसके बालों की लिट्टी को उंगली पर लपेट कर खींचते हुए बोला, मुझे नहीं पता। वो दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा गई इसकी खुमारज़दा नज़रों से बचने के लिए। ओह इट्स मीन रोमांस इन द एयर टुनाइट। वो इसके करीब अपना चेहरा किए सरगोशी नज़म आवाज़ में बोला। जायशा इसका जादुई हिसार तोड़कर बाहर की तरफ भागी। जामिर अपना डांस खत्म किया, इशरार का हाथ पकड़कर जरशाल और जमारे के पास आया।
जैसे ही जामिन ऐश डार का हाथ पकड़कर जामिन के पास आया, ज़यार और जैगन भी इनके पास आए। ज़मारे को इस लड़की का चेहरा कुछ शनासा सा लगा। इसने ज़हन पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की, मगर कुछ याद नहीं आया। बाबा, ये ऐश है। वह इनके सामने खड़ा हुआ ऐश डार का इनसे तारुफ करवा रहा था। जरशाल ने खूबसूरत लड़की जो ब्लैक लहंगे मुलविस इसके पास बेटे के पहलू में खड़ी थी, इसका माथा ठनका। ऐश कौन? ज़मारे भी ज़मीन के अंदाज से कुछ भाम चुका था। आपकी बहू यानी मेरी बीवी। वो हंसते हुए निचला लब दोनों तले दबाए बोला, बच्चे किधर हैं? ज़मारे ने जामिन को शाने से पकड़कर पीछे हटाते हुए पूछा। जामिन जो सोच रहा था कि अभी पढ़ेंगे तभी पढ़ी, अपने बाबा का सवाल सुनकर ढीठपन से मुस्कुराया। बाबा, बच्चों वाला मामला आपसे इजाज़त लेने के बाद शुरू करूँगा। वो बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हंसा। जहाँ शादी खुद कर ली वहीं बच्चे भी पैदा कर लो, हमारी क्या ज़रूरत है भला तुम्हें? जो जी में आता है करो, बाहर में जाओ मेरी तरफ से। ज़मारे एकदम गुस्से में आया। इसका गस्तीला रूप सबके सामने पहली बार आया था। चारों तरफ खामोशी छा गई। ज़मारे, सब मेहमान ऊपर आ चुके हैं, प्लीज़ खुद पर काबू रखो। ज़रियार ने आगे बढ़कर इसके माहौल के मुताबिक रोकना चाहा। ज़मारे प्लीज़, अरशाल ने इसके हाथ को दबाकर कहा, जिसमें अपने बेटे के लिए हमदर्दी की झलक नुमाया थी। ज़मारे, ऐश डार को हम जानते हैं, हमारे साथ काम करती है, बहुत मेहनती और अच्छी बच्ची है। जैगन ने ऐश के बारे में बताया। जैगन ठीक कह रहा है ज़मारे, ज़रियार ने इसकी तायीद की। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस निकम्मे को लड़की दी किसने है। वो झुंझलाकर बोला, अंकल, मैंने इससे अपनी मर्जी से शादी की थी। ऐश डार ने झट से इसकी सफाई पेश की। तुम्हारे घर वाले अंकल दरअसल मेरी वालदा की डेथ हो चुकी और वालिद पैरालाइज्ड हैं। ओह अच्छा, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। ठीक है, आज पहली बार अपने ससुराल चलोगी हमारे साथ। आज अगर मेरी एक बेटी मन्नत की रुखसती होगी तो मेरी दूसरी बेटी ऐश की आमद होगी हमारे घर में। आओगी ना? ज़मारे ने हल्के फुल्के अंदाज में सब बुलाए अपनी जली नरम तबीयत में वापस आते हुए इससे पूछा। वो खामोश थी, उंगलियां चटका रही थी। कहीं अपने पापा की वजह से तो नहीं? ज़मारे ने तशवीश भरे लहजे में सवाल पूछा। नहीं अंकल, पापा के पास 24 घंटे एक मेल मौजूद होता है इनकी देखभाल के लिए। इनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं। मैं चलूंगी आपके साथ अपने घर। वो सर झुकाए बोली। दरशाल और ज़मारे ने इसका फ़ौरन अपने घर आने कहने पर फिदा होते हुए इसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। जामिन के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। थोड़ी सी टांड के बाद आखिरकार इसकी नया पार लग ही गई थी। अब बच के दिखाओ ऐश डार्लिंग, रुखसती में कुछ वक्त ही बचा है। सब मौलाना साहब की तरफ बढ़े तो जामिन ने ऐश डार के कान के करीब जाकर आहिस्तगी से कहा। वो इसे घूर कर रह गई। मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। पहले मन्नत की रजामंदी ली गई, फिर इब्तिसाम की। दोनों तरफ से इजाब कबूल का सिलसिला खत्म हुआ तो सब ने उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी आने वाली जिंदगी के लिए दुआ हुए। मौलाना साहब प्लीज़ आप अभी बैठे रहिए। मौलाना साहब जो निकाह का फरीज़ा अंजाम दिए अपनी जगह से उठने लगे थे। जुनाश की आवाज़ सुनकर वहीं बैठ गए। एक और निकाह पढ़वाना है, जुनाश ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। सब ने एक दूसरे को हैरत अंगेज नज़रों से देखा। सिर्फ शहरयार और यमुना के चेहरे पर हैरत दिखाई नहीं दी थी। वो नॉर्मल थे जैसे पहले सब जानते थे। जुनाश ने इस दिन शेरजमान से मिलकर आने के बाद शहरयार और यमुना से बात की थी कि शेरजमान दोबारा सबके सामने हीर से निकाह करेगा, ताकि शहरयार की परेशानी भी दूर हो जाए और वो इसे खुद रुखसत करे और हीर की भी ख्वाहिश पूरी हो जाए दुल्हन बनने की, जो इसने शेरजमान से की थी। जुनाश की बात सुनकर पहले तो शहरयार ने इसे मना कर दिया, मगर जब वो जुनाश और यमुना ने इसे मनाया कि हीर की खुशी शेरजमान में ही है तो वो ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की खुशी को देखकर मान ही गए। आओ हीर यहाँ। यमुना ने हीर को सोफे पर बिठाकर इसके सर पे दुपट्टा उड़ा दिया। शेरजमान जो जैगन के साथ खड़ा था, इसे यमुना ने हीर के साथ सोफे पर बैठने के लिए कहा। जाओ शेरजमान, तुम भी चेंज कर लो। जुनाश इसके लिए निकाह के मौका के मुताबिक शेरवानी लेकर आई थी। इन कपड़ों को क्या है मॉम, प्लीज़, मैं नमूना नहीं बन सकता ये शेरवानी वगैरह पहनकर। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं नमूना बना हुआ हूँ? अब जसाम जिसने शेरवानी जेबतन कर रखी थी वो बल खाकर बोली। टेक इट ईजी ब्रो। शेरजमान ने मुस्कुरा कर कहा और फिर सोफे पर बैठ गया। शहरयार ने शेरजमान पर तफसीली निकाल डाली, जिसने ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट जिसके दो ऊपरी बटन खुले हुए थे, कलाई में मुख्तलिफ रंग के बैंड्स मौजूद थे। वो तासिफ से सर हिलाकर रह गया। इस बेहकल वजूद के साथ अपनी छोटी परी जैसी बेटी को बैठे देखे हुए देखकर तिल मिलाने के सिवा कुछ ना कर सका, क्योंकि इसकी परी की खुशी इसी में थी। वो ये सोचकर खुद पर काबू पाने लगा कि गहरी सांस भरकर खुद को पुरसकून किया। सबकी मौजूदगी में हीर और शेरजमान का फिर से निकाह हुआ, जिसमें सबकी रजामंदी शामिल थी। सबने दोनों जोड़ों को दुआएं दी। जयान शेरजमान को यहाँ देखकर सब अब समझा था कि जामिन की बात के वो अब इसे अपनी पुलिस गिरी दिखाने से क्यों धमका रहा था। तमाम रस्मों के बाद डिनर का दौर चला, जिसमें अनवाओ इकसाम के खाने थे, जिनमें बिरयानी, कौरमा, फिंगर फिश, बारबेक्यू, रशियन सैलेड और चाइनीज भी था। मीठे में आइसक्रीम और फ्रूट ट्रैफल शामिल था। सब मेहमानों ने खूब सैर होकर खाया। आखिरकार रुखसती का शोर उठा। शेरजमान जुनाश इसके कदरे खाली जगह पर आई तो इसे पुकार कर कहा, जी मॉम, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हारी बारी। मॉम, आप कहें जो भी कहना है बजा लाना मेरा काम है। शेरजमान, सब भूल जाओ। मॉम, ये आप क्या कह रही है? एक बच्चे को पैदा करने वाली माँ अपने बच्चे को अच्छे से जानती है कि इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी माजी में हो सब भुला दो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। अब तो तुमने हीर को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, इसकी खातिर छोड़ दो सब। मगर मॉम, आप कुछ नहीं जानती। जब तुम वहाँ से वापस आए थे तो जो भी बड़बड़ाते थे सब सुन लेती थी मैं सब कुछ तो नहीं मगर कुछ ना कुछ ज़रूर जानती हूँ। इतनी भी नाबल्द नहीं मैं। तुमने कहा था कि मेरी बात मानोगे, तो मेरा यही हुक्म है कि आज के बाद तुम कभी भी किसी को नहीं मारोगे। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने ये कसम तोड़ी तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे।
भूल जाओ सब। शेरज़मान की ओशन ब्लू आईज खून चिलकाने लगी। इसने अपनी मुट्ठियों को जोर से पींछे से अपनी जब्त की तनाबें टूटती हुई महसूस हुई। इतना बड़ा फैसला लेते हुए जबड़ों को पींछे जब्त किए कड़े मराहल से गुजर रहा था। ठीक है, वो आंखें मीच कर फैसला लेते हुए शिकस्त आवाज़ में बोला, अगर मैं यहाँ रहा तो कभी भी किस कसम टूट जाएगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। मैं इनके गले लगकर रो दिया पहली बार। इसके आंसू जुनाश के दुपट्टे में जज़ब हुए। जब इसने सर उठाया, अपनी आंखें पहले की रगड़ कर साफ कर चुका था। जुनाश को शायबा भी नहीं हुआ होने दिया अपनी हालत का, मगर शेर जुनाश ने हाथ बढ़ाकर इसे रोकना चाहा। वो अनसुनी करते लंबे लंबे ढक भरता वो हीर की तरफ आया। चलो हीर, मगर कहाँ? मेरे साथ हमेशा के लिए चलोगी? इसने इस बात में सर हिलाया। वो दोनों मैरिज हॉल के बैक डोर से अंधेरे में बाहर निकल गए और सबकी नज़र से ओझल हो गए। सब ने देखा हीर और शेरजमान महफिल से गायब थे। ये हीर और शेरजमान कहाँ हैं? शहरयार ने पूछा। भाई शहरयार, शेरजमान हीर को अपने साथ ले गया। जुनाश ने इसे सच बताना मुनासिब समझा। शहरयार के तो सर पर लगी तलवम पर बुझी। जब जब मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ इस लड़के के बारे में, ये हमेशा यह लड़का कुछ ऐसा कर जाता है कि मुझे गुस्सा दिला आ जाता है। वो झटपटाते हुए बोले। बाबा इब्तिसाम और मन्नत की रुखसती का फरीजा अंजाम दे लेते हैं। सामने कादू दांत पीस कर इसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जहाँ मन्नत जमारे और जरशाल गले लग रो रही थी। जरशाल ने इसे तसल्ली दी, फिर जन्नत इससे मिली। सब घर वाले बारी बारी रुख मिन्नत से मिले तो कुरान पाक के साय में रुखसत होकर मन्नत इब्तिसाम की गाड़ी में बैठ गई। कुदरती फूलों से सजी हुई गाड़ी में बैठकर मन्नत जब शहरियार हाउस में आई तो यमुना और जायशा पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। यमुना ने दरवाजे की दहलीज पर तेल भाकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया, फिर इब्तिसाम और मन्नत की नज़र उतारकर इनका सदका दिया। कुछ रसूम के बाद आयशा ने मन्नत को इब्तिसाम के कमरे में पहुंचा दिया। मन्नत इब्तिसाम के कमरे में बिस्तर पर दरमियान लहंगा और इर्द गिर्द फैलाए बैठी थी। आयशा से शाम मिटाकर खुद जा चुकी थी। वो अपने हाथ गोद में रखी उंगलियां चिटखा रही थी। बैठकर कमर दर्द करने लगी। दिल डर के मारे धक धक कर रहा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसके दिल ने एक ही की बजाय कई बीट्स मिस की थी। इसे अपनी धड़कनों की आवाज़ ढोल की तरह कानों में बजती महसूस हो रही थी। इब्तिसाम ने उसे अपने बिस्तर पर पूरे तमतराक से विराजमान देखा तो फिर आहिस्ता से चलता उसकी तरफ आया तो उसकी झुकी आंखों पर लरसती पलकों को देखा। इसके चेहरे पर सुर्खी छाई हुई थी, पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें और लरसती पलकें इसके हुस्न को मजीद बढ़ा रही थी। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। मन्नत ने जगी हुई नजर उठाकर इसे देखा। अपने आप को इस भारी बोझ से आजाद करा और रिलैक्स हो जाओ। वो अपने शूज उतार कर इसे शू रेक्स में रखते हुए बोला। मन्नत अभी भी हैरान थी इसकी बातों पर। तुम चाहती हो कि तुम्हारी तारीफ करूं तो? दुल्हन जो 10 किलो का मेकअप थोप कर कहती है कि आज के दिन इनकी मिजाजी खुदा इनकी तारीफ करे तो मेरे लिहाज से ये सरासर बेवकूफ़ी है। असल खूबसूरती सादगी में है जो कुदरत ने बख्शी है। और रही बात तारीफ की, तो खुदा की बनाई हुई तख्लीक की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मन्नत अपनी जगह से उठी तो बिस्तर पर मौजूद फूलों की पत्तियां भी इसके लहंगे के साथ नीचे फर्श बोस हुई। इसकी पायल और चूड़ियों की झनकार से पूरा कमरा झनझना उठा। मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो लोग दो अनजान लोग पहले से एक दूसरे को जानते नहीं, पहली ही रात में अपने अज़दवाजी ताल्लुकात कैसे बढ़ा लेते हैं। वो मुखातिब तो इससे था, मगर बिना इसकी तरफ देखे अपने काम में मगन था। अब वो कलाई पर बंदी खड़ी उतार कर ड्रेसिंग पर रख चुका था और पॉकेट से मोबाइल और वॉलेट निकाल रहा था। मन्नत फर्श पर खड़ी थी, इसकी तरफ देख रही थी। सारी जिंदगी पड़ी है यही सब कुछ करना है, वो सादा से अल्फाज में बोला, मगर मन्नत के चेहरे पर मौजूद सुर्खियों में और इजाफा कर गया। बहुत थक गया हूँ, तुम भी आराम करो, मुझे भी करने दो। वो कबर्ड से अपना आरामदेह सूट निकाल कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मन्नत अपनी जगह साकित रह गई। इब्तिसाम चेंज किए बाहर आए तो मन्नत अभी तक वहीं जमी खड़ी किसी सोच में गुम थी। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। इसकी नज़र इब्तिसाम को देखकर कुछ खोज रही थी। इब्तिसाम ने एक तफसीली निगाह इसके सजे हुए सरापे पर डाली। तुम यही सोच रही हो कि स्टेज पर मेरा बिहेवियर कैसा था, है ना? वो इस्तफसार करने लगा। मन्नत इसका यूं अंदाजा लगाने पर अशश कर उठी। इसने दिल में सोचा, उन्हें कैसे पता चला? वह सर झुका गई। बस कुछ वक्त का तकाजा और कुछ दुनियादारी थी। वो अपनी जगह लेट लेट कर तकिया दुरुस्त करते हुए बोला। मन्नत ने एक तफसीली निगाह सारे कमरे में डाली जहाँ हर तरफ सजावट की गई थी, मगर दूल्हा साहब इस पर फजूल माहौल की बिना परवाह की करवट बदलकर लेट चुके थे। मन्नत ने भी कबर्ड से अपना एक सूट निकाला जो शायद जायशा पहले ही हैंग की जा चुकी थी, इसलिए वॉशरूम की तरफ चले गई। कुछ देर बाद वो चेंज के बाहर आई तो अपनी ज्वेलरी ड्रेसिंग की ड्रॉर में रखी और अपना ड्रेस कबर्ड में रख दिया। मन्नत, लाइट ऑफ कर दो प्लीज़। जब सामने आंखें मूंदे हुए कहा तो मन्नत लाइट ऑफ किए खाली जगह पर आके सिमट कर लेट गई। सब काम निपटाकर जब जायशा अपने रूम में आई तो गुलाबों की मैसूर कर महक ने इसका उससे इकबाल किया। आज उसके कमरे की ढबी निराली थी। कैंडल्स की मध्यम रोशनी चारों सूह फैलकर माहौल को सैरंगेज बना रही थी। जायशा चलकर आगे आई तो किसी ने इसे पीछे से अपनी बाहों के घेरे में लिया। जायशा समझ चुकी थी कि कौन है वो। जायशा समझ चुकी थी कि कौन है वो। आंखें मीच गई। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में अहम बनाने के लिए बहुत शुक्रिया जायशा। मुझे लगा था कि मैं अपनी एक तरफा मोहब्बत को दिल में ले ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। न जाने कब दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा, मुझे खुद भी पता नहीं चला। और जब पता चला तो बहुत मैं आगे निकल चुका था, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। देखो खुदा कितना मेहरबान है और मुझ पर इसने मेरी मोहब्बत मुझे अता की, फिर मेरी मोहब्बत के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। ऐसा ही है ना? वो इससे पूछने लगा। बोलो जायशा, क्या तुम्हारे दिल में भी वही फीलिंग्स हैं जो मेरे दिल में है तुम्हारे लिए? वो इसकी मजबूत गिरफ्त में कहाँ कुछ बोलने की काबिल थी, बस शर्माते हुए होले से इस बात में सर हिला गई। सामने इसके बालों के आबशार को इकट्ठा किए शाने के एक तरफ रखकर फिर इसकी गर्दन में एक नाजुक सी चैन पहनाकर वहाँ अपने लब रखे। जायशा तो जी जान से काम कर रहेगी जैसे जब इसे साड़ी का पल्लू से रखता हुआ महसूस हुआ।
सामने सी पल्लू को हाथ में लपेट कर इसे अपनी तरफ खींच लिया। एक बार फिर से इसकी कसादा सीने से आने लगी। दिल तो पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को बेताब हुआ। इसकी हर दर्जा गुर्बत पर जायशा की मोम की मानत पिघलने लगी। साम इसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लाया। इसे अपनी पुश्त पर आसाम के होंठों का लम्स महसूस हो रहा था। एक बार फिर से आंखें मीच गई और तकिए को जोर से पकड़ लिया खुद को सहारा देने के लिए। सामने से कमर में हाथ डालकर इसका रुख अपनी जाने मोड़ा। मैं जितना तड़पाऊँ तुम्हें पाने के लिए इस तड़प का थोड़ा सा एहसास तुम्हें भी करवाना चाहता हूँ। मेरी बेकरारियों का हिसाब कौन चुकाएगा मिसेस आयसारमी सारी शर्मो हया बिलाता आज सारी शर्म हया बिलाए ताक रखकर हमसे अपनी नज़रें मिलाएं और हिसाब दें कुछ अपना भी। इन अनकही बातों का जो आज तक आपने नहीं किए मुझसे। वह इसके गाल पर उंगलियां फेरते हुए बोला। मम्मा मैं क्या कहूँ, हिचकिचाते हुए बमुश्किल अल्फाज अदा ज़बान से नहीं कह सकती तो किसी अमल से इकरार मोहब्बत करें। वो इसकी थोड़ी उठाकर बोला ताकि इसकी आंखों में अपनी चाहत के रंग देख सके। जायशा ने इसकी बोलती हुई आंखों पर अपना हाथ रखे इस पर पर्दा डाला और धीरे से उठकर इसके गाल पर अपने लब रखे। ऐसी होशियारी नहीं चलेगी, अथेंटिक जगह पर आए। वो इसे खींचकर अपने ऊपर गिरा चुका था। वह दोनों की मध्यम सरगोशियां कमरे में इनकी मोहब्बत भरे मिलन की गवाही दे रही थी। मन्नत की रुखसती के बाद घर वाले ऐश को अपने साथ हवेली ला चुके थे। सब ने इसका पुरजोश इस्तकबाल किया। ऐश तो इनकी मोहब्बत देखकर फूले नहीं समा रही थी। सब घर वाले जहाँ मन्नत की रुखसती पर गमगीन थे, वहीं ऐश की आमद ने इस घर की अफसरदगी दूर किए खुशी का समाम बांध दिया था। वहाँ मौजूद सब मकीन इसके खुशगपियों में मसरूफ थे। जामिर ने वक्त देखा घड़ी रात के 2 बजे आ रही थी, मगर कोई भी अपनी जगह से टस से मस ना हो रहा था। सिर्फ जन्नत आयत को लेकर रूम में जा चुकी थी इसे सुलाने के लिए। आप लोगों को सोना नहीं है? जामिर ने झिझलाकर बुलाकर पूछ ही लिया। सो जाएंगे, इतनी भी जल्दी क्या है? पहली बार बहू घर आई है, ऐसे मौका बार बार थोड़ी आते हैं। जमाने ने इसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा। ऐश डार ने एक उतराती हुई मुस्कान जामिन की तरफ उछाली। वो दांत पीस कर रह गया। हमेशा वही सबको तंग करता था, आज बाकी सबको मौका मिला था इसे तंग करने का, तो वो ये सब नायाब मौका हाथ से कैसे जाने देते। मुझे न अपनी बीवी को अपना कमरा दिखाना है, सुबह मुलाकात होगी तो बाकी की बातें कर लेना आप सब। जामिन अपनी जगह से उठा और ऐश के पास आते ही इसको बाहों में भरकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऐश ने इसकी इस तरह सबके सामने से उठाने पर गौर कर देखा, मगर इसे कहाँ असर था किसी की घूरी का। पीछे से सबके कह के छूटे। जैसे ही जामिन ने लात मारकर अपने रूम का दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जामिन ने हैरत से देखा, शाइमन सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। सरप्राइज़ ब्रो, मुस्कुराकर बोला। जामिन ने अपने रूम को देखा जहाँ पूरी तरह गुलाब और मोती के फूलों से सजा हुआ था। वाह थैंक्स ब्रो, जामिन ने जवाब में मुस्कुराकर कहा। ऐसे थैंक्स नहीं चलेगा, कुछ देर बाद आप भी मुझे ऐसे ही सरप्राइज़ दे सकते हैं मेरी शादी पर मेरे रूम सजाकर। वो खुशदिली से बोला। बिल्कुल, डोंट वरी, सब हो जाएगा। जामिन ने कहा तो शाइमन बेस्ट ऑफ लक का इशारा किए बाहर निकल गया। जामिन ने टांग मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। जल्दी हाजिर होंगी नावल के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।